हेलो एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों समग्र बैच के इस बुक सीरीज में, जहां मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आपका स्वागत करता हूं अगले लेसन की तरफ। दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम 11th की एनसीईआरटी पे बेसिकली जो है हमारी स्टडीज चल रही थी और 3 लेसन हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लेसन नंबर 4 चौथा अध्याय जलवायु स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। यह समग्र बैच के अंतर्गत इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का बेसिकली जो है चौथा लेसन है और ओवरऑल ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत लेसन नंबर 14 है दोस्तों। आप इस क्लास का सारांश और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वह आप बेसिकली इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल है जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू। आप टेलीग्राम पे जाकर के लिखेंगे, यू विल बी एबल टू सी एंड फाइंड द टेलीग्राम चैनल। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सिविल सेवा के अंतर्गत आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कलेक्टर और एसडीएम बना आपके जीवन में बेसिकली आपने अपना लक्ष्य बनाया है, तो यहाँ पे इस तीन कहीं न कहीं जो स्वर्णिम रूल है या गोल्डन ट्रायंगल है, इसको आपको फॉलो करना होगा। क्या है दोस्तों आपके पास में ये स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल? इस पे सबसे पहली जो वरीयता में है, जो चीज आप कर रहे हैं एनसीईआरटी, वह है दोस्तों आपने कम से कम जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है ना, कम से कम मैं मान के चलता हूं आपके पास में, मान के चलिए आप 11वीं और 12वीं एटलीस्ट, है ना। और आपके पास में अगर अच्छा खासा समय बचा हुआ है तो 30 से 12वीं तक की आप एनसीईआरटी जरूर फिनिश कीजिए। आप इस मंच का, इस यूट्यूब चैनल का कहीं न कहीं भरपूर प्रयोग कीजिए, जिसके माध्यम से आपके गोल्डन ट्रायंगल का सबसे पहला कदम एनसीईआरटी कंप्लीट हो। तत्पश्चात आप यूपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस आप जो एग्जाम ट्राई कर रहे हैं, उसके गत वर्ष के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेसिकली जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आप ओनली आईएएस के द्वारा, पीडब्ल्यू के द्वारा दी जाने वाली सॉल्व बुकलेट है, उसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना। इसके अलावा हमारे भी कुछ सेशंस होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझाए जाते हैं, सॉल्व करवाए जाते हैं। इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। अगर आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को लगातार कंसिस्टेंटली 1 साल तक फॉलो कर रहे हैं, तो यूपीएससी का सिलेबस आपके लिए हलवा लगेगा। मीन्स आपके जो 20 प्रश्न आते हैं हर जीएस पेपर के अंतर्गत, वो कहीं भी आपको अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। यू विल बी वेरी वेल इन गुड पोजीशन कि आप उनका आंसर अच्छे से भली भांति तरीके से कर पाए। और इसी गोल्डन ट्रायंगल के एनसीईआरटी न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे ओनली आईएएस हिंदी माध्यम के ऊपर ऑलरेडी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चली रही है, आई गेस आप इसको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल है, इस पे भी मैंने पूरा पॉलिटी 6 से लेकर के 12 तक का पूरा सीरीज दे रखा है, आप उसे भी दोस्तों फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा शाम को 5 बजे हम इसी यूट्यूब चैनल ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे डेली करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, न्यूज एनालिसिस लेके आ रहे हैं, हिंदी में इसका सारांश भी अवेलेबल है। और डेली बेसिकली 5 से 7 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पाठ्यक्रम के सिलेबस के अनुसार बेसिकली हम जो है उसकी विवेचना लेके आ रहे हैं, उसमें प्रश्न लेके आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से बेसिकली जो है आपने उसको रिसीव भी किया है। आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो हम गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। उसका नाम है खल्लास सीरीज। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खल्लास सीरीज। तो अब इसमें बेसिकली आपके पास में हर रोज शाम को 6:30 बजे के करीब यूट्यूब पे 20 मिनट में इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को, 20 कंसेप्ट को हम सॉल्व करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। हफ्ते में बेसिकली 5 से 6 ये सेशन होते हैं। तो सोचिए सर, आप बेसिकली खुद से नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं या आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें बेसिकली क्या टेक है, इसमें बेसिकली क्या जो है आपके पास में छुपा हुआ बेसिकली जो है ट्रिक हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, टाइम बाउंड 30 सेकंड में आपको आंसर सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाया जा रहा है। इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। अच्छा, ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ? एनसीईआरटी हो, न्यूज़पेपर हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस की पीडीएफ्स हो, चाहे इनके लाइव सेशंस की डिटेल हो, आप टेलीग्राम पे जाकर के लिखिए जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू और आपको यह सेशन यहाँ पे शेड्यूल करते हुए मिल जाएंगे। जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू ऑलरेडी बेसिकली जो है यहाँ पे 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है, आप भी इसमें जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं हमेशा से बताता आया हूँ हमारे समग्र के विद्यार्थियों को कि खाली पढ़ना ही बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है। राइट? पढ़ाई के साथ लिखाई होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और कहीं ना कहीं मूल्यांकन, जिसको मैं टेस्ट कह दूं, वो जरूरी है। तो जो सोमवार से लेकर के शनिवार तक आप स्टडीज कर रहे हैं, उन स्टडीज को बेसिकली कहीं न कहीं आपको जो है यहाँ पे कसौटी पे खरा उतारने के लिए मूल्यांकन करना जरूरी है कि कितना सीख रहा हूँ, कितना सही कर पा रहा हूँ, कितना गलत हो रहा है। ठीक है ना? तो निगेटिव मार्किंग से कितना बच पा रहे हो या नहीं बच पा रहे हो। सो यहाँ पे फ्री टेस्ट होता है, हर संडे को होता है, पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे होता है। इसको जरूर जाकर के आप अटेम्प्ट कीजिएगा। डिटेल्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते ही
मिल जाएगी दोस्तों। फ्री टेस्ट है, इसको जरूर डाउनलोड कीजिए। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का ध्यान से बेसिकली दिल से सम्मान, स्नेह, कहीं न कहीं जो एक लाड, एक प्यार, एक एंगेजमेंट आपने जो है इस सेशन को दिखाया है, उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत-बहुत आभारी हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो आपने स्नेह और सम्मान बेसिकली इन सेशंस को दिया है और इस मंच को दिया है और मुझे दिया है, मैं आप सभी का उसके लिए आभारी हूँ। आई होप आप इस जलवायु के लेसन्स को भी क्लास को अंत तक देखेंगे और वही स्नेह और सम्मान इस वीडियो को भी देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हम कौन सी एनसीईआरटी कर रहे हैं? भारत का भौतिक पर्यावरण, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे बेसिकली 11वीं की फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी हमने कर ली। ये दूसरी एक और एनसीईआरटी है जो कि क्लास 11 में ही पढ़ाई जाती है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं यूपीएससी और सिविल सेवाओं के अंतर्गत। बेसिकली क्या क्या इसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं इसके आधार पे मैं बता दूं, यह स्कूली आधार पे नहीं पढ़ाई जा रही है। कई बच्चे हैं जो बेसिकली स्कूली आधार पे बेसिकली इसको लेके चल रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है अगर स्कूली बच्चे भी इसको पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में है, कॉलेज में, इफ दे वांट टू गेन नॉलेज फ्रॉम इट, दैट इज गुड। बट याद रखना, यहाँ पे जो विवेचना दी जा रही है वह सिविल सेवा के दृष्टिकोण से दी जा रही है। अतएव हैंस आप तमाम विद्यार्थियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि इसको स्कूल के एग्जामिनेशन से बियॉन्ड जाकर के कहीं न कहीं यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जामिनेशंस की रेलेवेंस में जोड़ करके देखें दोस्तों। यहाँ पे हमारी इस फिजिकल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जो है, इंडिया एनवायरनमेंट, इसमें बेसिकली हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें भारत की स्थिति, संरचना, भू आकृति और अफवाह तंत्र बेसिकली हमने कंप्लीट किया। तत्पश्चात हम 2 सेशंस और बचे हुए हैं। जैसे इसमें टोटल जो है 4, 5 और 6 3 लेसन है। अब इसमें बेसिकली हम आज ये लेसन करेंगे जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, तो इंडिया के कौन कौन से क्लाइमेट्स हैं, कैसी जलवायु में भारत रहता है, कैसी ऋतुएं हैं भारत में, कब सर्दी है, कब गर्मी है, कब बारिश है, कब चक्रवात है, कब हिमपात है, इन तमाम जानकारियों पे बात करेंगे। कब अतिवृष्टि है, कब अनावृष्टि है, इन पे बात करेंगे। मानसून की जानकारी लेंगे और भी काफी सारे जो सीजनल रेनफॉल्स होते हैं, मौसमी बारिशें होती हैं, सर्दियों में बारिशें होती है, चक्रवात आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, इनकी जानकारी लेंगे। तो हमारे इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो बुक में लगभग 15-20 पेजेस में बेसिकली यह फैला हुआ है और काफी कलिष्ट बेसिकली इसकी शब्दावली, इसकी वोकैबुलरी है। हमने बेसिकली क्या किया है कि इस लेसन को यहाँ पे टोटल 8 भागों में आपके लिए विभाजित किया है। सबसे पहले हम बेसिकली इस लेसन में शुरू करेंगे आपके लिए इस लेसन का परिचय, एक इंट्रोडक्शन बेसिकली दे देंगे कि क्लाइमेट, व्हेन वी से क्लाइमेट, जलवायु, तो उसका क्या मतलब है। तत्पश्चात हम कहीं न कहीं मानसून जलवायु में एक रूपता और विविधता के रूप में बात करेंगे कि सर इंडिया के अंदर क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी कितनी है। भारत कहीं न कहीं आपके पास में अक्षांशीय विस्तार जो है 30 डिग्री के करीब है ना। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कहीं न कहीं इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक 30 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। तो कितनी विविधता है भारत के मानसून के अंतर्गत, वह हम जानने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात हम दोस्तों बातचीत करेंगे आपके पास में भारत की जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक पे कि सर भारत, इंडिया के क्लाइमेट को कौन से फैक्टर्स जो हैं डिटरमाइन करते हैं। तो भारत की जलवायु नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सर्दी, गर्मी, किस सीजन में कैसी जलवायु, कहाँ कैसी जलवायु, क्या क्या कारक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया में क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, उसकी जानकारी लेंगे। तत्पश्चात हम जानकारी लेने वाले हैं भारतीय मॉनसून जो है, इंडिया के अंदर जो मॉनसून आता है उसका नेचर क्या है, उसके अंतर्गत बेसिकली जो है किस किस प्रकार से बेसिकली जो है आपके पास में चेंजेस आते हैं। मतलब मॉनसून आता कैसे है, मॉनसून के दौरान क्या क्या चीजें होती है, मॉनसून जब रिटर्न हो रहा है, जा रहा होता है, उस वक्त क्या होता है। तो मॉनसून से रिलेटेड जो आपके पास में मेजर पॉइंट्स हैं, उसके नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। फिर हमारे ऋतुओं की लय कि सर हमारे भारत में बेसिकली कौन सी ऋतु किस समय आती है। भारत में अगर मैं ऋतुओं को कहूं, कितनी प्रकार की ऋतु है भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिल सकती है आपके पास में, राइट। अब हम बेसिकली फिर वापस बात आ जाएगी आपके मानसून के ऊपर ही। और फिर मानसून के अंदर जो मेजर जो 90% वर्षा होती है भारत में, वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से। तो हम साउथ वेस्ट मानसून को बेसिकली जो है सबसे ज्यादा प्रधानता देंगे, क्योंकि इस पे भी सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तत्पश्चात हम कहीं न कहीं आपके पास में इंडिया में कितनी ऋतुएं होती हैं, कितना क्लासिफिकेशन है, कितने प्रकार के सीजन होते हैं, उनको हम जानेंगे। अंत में जाते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर जो हमारा भूमंडलीय तापन है, हमारा कहीं न कहीं आपके पास में ग्लोबल जो टेम्परेचर सर्कुलेशन है, या फिर जो हीटिंग है, इंसुलेशन है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। हम आईटीसीजेड, एल नीनो और इंडियन मॉनसून से रिलेटेड काफी सारी चीजें जानेंगे। और यहाँ पे ये जो 3 टर्म दे रखे हैं, इन पे बार बार यूपीएससी में, पीसीएस में प्रश्न
पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं। सो यू बेटर बी रेडी कि सर आप मेंटली अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मार्क इट 5 स्टार, क्योंकि सीधा प्रश्न आएगा। और मैं बता देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन हर कोई आंसर करता है, पर टफ क्वेश्चन, टेडियस क्वेश्चन हर कोई आंसर नहीं कर पाता। यही वो प्रकार के प्रश्न हैं जो यहाँ पे कहीं न कहीं कट ऑफ के ऊपर वाले और कट ऑफ के नीचे वाले बच्चों में जो है डिफरेंशिएट करने वाला है। तो आप कौन से स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आना चाहते हैं? विच काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर गोइंग टू बी, अबव कट ऑफ और बिलो कट ऑफ? क्योंकि अबव कट ऑफ वाले बच्चे हैं वह एक्सेप्शनली ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी बेसिकली सही करके आते हैं। एंड आई होप इस क्लास में आप एंड तक बने रहेंगे। थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, 1 1.5 2 घंटे का लेसन हो सकता है, बट पूरा पेशेंस से बैठिएगा। इस सेशन को पूरा एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं तो कहीं न कहीं 2 भागों में इसे पर सेम डे कंप्लीट करिएगा, कि आधा भाग सुबह देख लिया, आधा भाग शाम को देख लिया, इस तरीके से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? क्या हम आगे बढ़े? आप सभी का बेसिकली मेरे को यहाँ पे एक कमेंट चाहिए। यस सर, लेट अस मूव अहेड। चलिए दोस्तों, आज हम बेसिकली हमारे इस लेसन नंबर 4 को स्टार्ट किए देते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और मैं बता दूं कि जितना आज हम क्लाइमेट के बारे में, सीजन्स के बारे में, जलवायु के बारे में, मानसून के बारे में इस क्लास में सीखने वाले हैं, उसके भी ऊपर बेसिकली जब हम रेफरेंस बुक्स में आएंगे तब हम और भी इसके ऊपर जो है बेहतर जानकारी उससे भी प्राप्त करेंगे। जब आप फाउंडेशन में हमसे पढ़ेंगे या फिर बेसिकली उसके अलावा भी और चीजें। तो अभी हम बेसिकली क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं कि सर जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वह बेसिकली आपके पास में किस प्रकार भारत के ऊपर, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बेसिकली जो है इंपैक्ट करता है, इसकी जानकारी जो है दोस्तों हम समग्र रूप से लेंगे, होलिस्टिक रूप से लेंगे। और सहज रहना है। देखो, अगर कोई चीज नहीं समझ में आए, मैं हमेशा कहता हूं आराम से कमेंट करोगे। कहाँ कमेंट करोगे? सीधा टेलीग्राम खोलोगे, जे सर, जे सर यूपीएससी, ये टेलीग्राम हैंडल है। सीधा इस पे जाओगे और अपना नाम, बैच, समग्र, सर ये प्रश्न है, सर ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई सर, ये लाइन नहीं आई सर, ये लाइन नहीं आई, ये लाइन नहीं समझ। आप पूछेगा, कोशिश रहेगी कि एक भी डाउट बचे ना, एक भी डाउट शेष ना रहे। पर सर हमेशा कहा जाता है कितनी भी जतन कर लिया जाए, विविधता है, डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स की, है ना, कुछ डाउट्स रह भी जाएं तो आप पेशेंस बनाए रखें, आप पूरी चेष्टा करें, और मैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल कैपेसिटी में का आंसर करूंगा। तो दोस्तों, हम और जलवायु, वी एंड द क्लाइमेट, इफ वी टॉक अबाउट, हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या है, अंतर मौसम या जलवायु के कारण बेसिकली जो है काफी चेंजेस बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो मौसम वायुमंडल की क्षणिक स्थिति होती है, जबकि जलवायु लंबी स्थिति होती है। हम कहते हैं ना सर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु बेसिकली क्या है, क्लाइमेट बेसिकली क्या है आपके पास में, कि सर लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है। यहाँ पे हम बात करते हैं दशकों से भी ज्यादा, हम बात करते हैं शताब्दियों की, हम बात करते हैं 50 साल, 100 साल, 200 साल की। तो सर जब मैं आपके पास में एक लंबी अवधि की बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूं, है ना, हाँ, अब बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं, जलवायु की बात कर रहा हूं। जबकि अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अरे यार सुबह उठे तो कितनी ठंड थी, हाँ स्वेटर डाल के निकलना पड़ा। पर जब मैं स्कूल आया, जब मैं कॉलेज आया, भाई दोपहर के बाद ना इतनी गर्मी हो गई, स्वेटर निकालना पड़ा था, कोट निकालना पड़ा था, ओके। और शाम को वापस बेसिकली देखा, 7 8 9 बजे के बाद में वापस ठंड हो गई थी, तो वापस बेसिकली स्वेटर डालना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, तापमान सुबह अलग है, दोपहर अलग है, शाम को वापस जो है अलग है ना। सुबह बारिश हो रही है तो शाम को बारिश नहीं हो रही है, राइट। आपके पास में सुबह सूरज दिख रहा है तो दोपहर को बेसिकली बादलों के पीछे ढक गया है आपके पास में। कभी उमस है तो कभी बेसिकली खुशनुमा माहौल है। तो ये क्या हो रहा है, जब आप दैनिक तौर पे बात करें, जब आप क्षणिक तौर पे बात करें, जब आप कहीं न कहीं डेली टेम्परेचर, डेली रेनफॉल, डेली ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, तो वह मौसम कहलाएगा, इसको वेदर कहेंगे। देखो पापा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर कभी पापा टीवी पे न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो लास्ट में एक आंटी आती है ना, जब न्यूज़ खत्म होने के 5 मिनट पहले, है ना, और वह भारत का मानचित्र लेकर बताती है कि दिल्ली में उच्चतम तापमान ये रहा, निम्नतम तापमान ये रहा, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, इतना बर्फ पड़ सकता है, इतना कोहरा हो सकता है, ये हो सकता है, वो क्या बताते हैं, वो दैनिक तौर पे, वो क्षणिक तौर पे बेसिकली जो है मौसम की परिस्थितियां बताते हैं, वेदर सिचुएशन बताते हैं। तो वेदर फिनोमेना क्या है, डेली सिचुएशन से, दैनिक सिचुएशन से, चेंजेबल सिचुएशन से, परिवर्तनशील सिचुएशन से, क्षणिक चीजों से जुड़ा हुआ है। इसी चीज को अगर मैं कहूं आपके पास में कि सर इस दशक का अधिकतम तापमान क्या है, इस शताब्दी का अधिकतम तापमान क्या है,
राइट। औसत तापमान क्या है? तो अब मैं जलवायु की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लंबी अवधि में मौसम की स्थिति जो है, लॉन्ग टर्म में जो वेदर सिचुएशन है, वही क्लाइमेट कहलाता है, वही जलवायु कहलाता है। तो मौसम और जलवायु में अंतर समझ में आ गया। मौसम तेजी से बदलता है और एक दिन या सप्ताह के भीतर बेसिकली उसमें बदलाव देखने को मिलेगा वेदर कंडीशन में। लेकिन जलवायु परिवर्तन बहुत ही अदृश्य रूप से, बहुत ही धीरे धीरे होगा। जैसे 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, हम इतना लंबे समय में बेसिकली जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है हम महसूस नहीं कर पाते, राइट। वी आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली ऑब्जर्व उसको। वो हमारे लिए दृश्यकारी नहीं है, वो हमारे लिए विजिबल चेंजेस नहीं है, वो धीरे धीरे स्नेह स्नेह लंबे समय अवधि में होने वाले परिवर्तन है। हेंस अगर वेदर में कंडीशन चेंज हो रही है, अगर मौसम परिस्थिति चेंज हो रही है दैनिक बेसिस के ऊपर, क्षणिक परिवर्तन हो रहा है, 1 घंटे में ऐसा, दोपहर में ऐसा, शाम में ऐसा, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हम दृश्य है, हम देख पा रहे हैं वो सारी चीजें। पर सर अगर वही चीज 50 साल, 100 साल, 150 साल में उसमें परिवर्तन हो रहा है ना, तापांतर हो रहा है, अगर कहीं न कहीं वर्षा में अंतर आ रहा है, अगर कहीं न कहीं आपके पास में हवाओं में, विंड्स में, बारिश में परिवर्तन आ रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व बेसिकली नहीं कर पाते, वह अदृश्य होते हैं, वह नॉन विजिबल होते हैं, आप उसके नोट नहीं कर पाते। अब दोस्तों यहाँ पे काफी विविधता बेसिकली देखने को मिलती है जब मैं भारत के संदर्भ में, स्पेसिफिकली भारत का है हमारा साउथ एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं कहूँ, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की अगर बात करूँ आपके पास में, जहाँ पे भारत भी इसी एरिया का क्षेत्र है आपके पास में, तो सर इस एरिया के अंदर काफी भौगोलिक विविधता है। कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं रेगिस्तान, तो कहीं घाटियां, और कहीं कहीं द्वीप है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि सर भारत में, कहने को हम कह दे कि सर कश्मीर से कन्याकुमारी एक ही है, एकता है, बट स्टिल लैंडफॉर्म, स्थलाकृतियां अलग अलग है, विविधता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। और यही डाइवर्सिटी कहीं न कहीं मानसून से भी कनेक्टेड है। तो कहीं बारिश अधिक है मानसून के समय, कहीं बारिश कम है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि देखने को मिलेगी, कहीं ज्यादा बारिश, कहीं कम बारिश। और इस क्षेत्रीय विविधताओं को हम बेसिकली जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कहूं, अगर भारत के दक्षिण में केरला और तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत ही भिन्न है, फिर भी इन सभी में मॉनसून प्रकार की जलवायु है। मतलब आप यह चीज देख करके चल लो दोस्तों कि यहाँ पे हमारा केरला, ये हमारा तमिलनाडु, ठीक है ना। तो यहाँ की भी जलवायु जो है वो मानसून प्रकार की है, और यहाँ पे आपका यूपी, और यहाँ पे आपका बिहार, यहाँ भी बेसिकली जलवायु जो है वह मानसून प्रकार की है। मतलब पर है काफी अलग अलग। यहाँ बारिश अलग समय पे होती है, यहाँ बारिश अलग समय पे होती है, यहाँ तापमान अलग होता है, यहाँ तापमान अलग होता है, यहाँ सर्दी गर्मी के अंदर एक्सट्रीम तापमान होता है, ज्यादा तापमान गर्मियों में, कम तापमान सर्दियों में। जबकि यहाँ पे तो नहीं होता, केरला और तमिलनाडु में इतनी ज्यादा सर्दी या फिर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वह तटीय, वह कहीं न कहीं सी ब्रीज के नजदीक वाला एरिया है, समुद्री समीर के नजदीक वाला एरिया है। तो हम बेसिकली इन विविधताओं को जानकारी लेते हैं कि गुरुजी, कहने को हम पूरे भारत को बेसिकली मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन कह देते हैं कि ये मॉनसून जलवायु है बेसिकली भारत पे। पर दोस्तों इसमें इतना डिफरेंस क्यों है फिर? कहीं राजस्थान में बहुत ही कम बारिश हो रही है, तो कहीं उत्तर पूर्व के चेरापूंजी, मौसिन राम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती हुई नजदीक आती है। यहाँ पे एक ही लैटिट्यूड पे होते हुए यहाँ पे अलग बारिश, अलग तापमान, यहाँ पे अलग बारिश, अलग तापमान, राइट। तो यह विविधताएं जो हैं ये क्षेत्रीय हैं, ये रीजनल हैं, ये एरिया वाइज है। यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, यहाँ विंड्स अलग है, यहाँ बारिश अलग अलग होगी। तो इनको बेसिकली थोड़ा करीब से जानना इस लेसन का ध्यातव्य है, मंतव्य है, गंतव्य है। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि हमारे भारत में कहीं न कहीं लद्दाख वाले रीजन के अंतर्गत, लेह लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है, 45 डिग्री माइनस में तापमान चला जाता है, -45 डिग्री तक सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। जबकि आप राजस्थान में जाओगे तो 55 डिग्री तक बेसिकली जो है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, वो क्या है, हॉट डेजर्ट, वो क्या है आपके पास में, गर्म मरुस्थल, वहां तापमान 55 डिग्री बेसिकली जो है प्लस में चला जाता है। आप केरला में चले जाएंगे आपके पास में, तो सर वहां पे ना ही तो ज्यादा गर्मी है, ना ही ज्यादा सर्दी है, 6 से 8 महीने बारिश के टाइम पे रहता है। चेरापूंजी मौसिनराम में चले जाओगे आपके पास में 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है।
राजस्थान में चले जाओगे बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। तो सर इतना परिवर्तन क्यों? जहां जैसलमेर में मात्र साल की 9 सेंटीमीटर रेनफॉल है, चेरापूंजी में 1080 सेंटीमीटर रेनफॉल है। तो सर ये भारत तो कहने को तो बेसिकली जो है आपके पास में मौसमी जलवायु जो है यहाँ पे वह मॉनसून जलवायु है, मॉनसून क्लाइमेट है, पर सर इतना डिफरेंस कैसे? कहीं माइनस में, कहीं प्लस में, कहीं ज्यादा वर्षा, कहीं कम वर्षा, कहीं बेसिकली जो है टेम्परेचर अप एंड डाउन, कहीं तापमान बहुत ही औसत रहे। ऐसे कैसे संभव है? इस विविधताओं के, इस क्लाइमेट डाइवर्सिटी के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट? हमें चीजें को जानना है, इस लेसन का लक्ष्य है ये। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि मॉनसून के इस कहीं न कहीं जलवायु में, जो भारत में जलवायु है उसको मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं, और इंडिया के इस मॉनसून जलवायु को, इसकी विविधताओं को समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं टेम्परेचर से कि सर राजस्थान के चूरू में बेसिकली अगर हम देखें तो वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री या इससे अधिक दर्ज होता है, जबकि उसी दिन आप अरुणाचल प्रदेश के तवांग में देखेंगे तो वहां पे टेम्परेचर 19 डिग्री पे होगा। और दोनों ही लगभग एक सेम ही अक्षांश पे लोकेटेड है, सेम लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, मतलब सेम अक्षांश पे लोकेटेड होते हुए, सेम अक्षांश पे लोकेटेड होते हुए यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है ना, क्रू जो है आपके पास में वहां पे तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है यहाँ पे तापमान आपके पास में जो है 19 डिग्री का देखने को मिल रहा है। तो भैया यह डिफरेंस क्यों? वाई दिस कोलावेरी? वो समझते हैं सर आपके पास में कि सर दिसंबर की रात हो, सर्दियां, दिसंबर का महीना, तो सर लद्दाख के अंदर बेसिकली एक एरिया है द्रास, तो वहां पे तापमान 0 से 45 डिग्री नीचे चला जाता है, जबकि उसी रात त्रिवेंद्रम के चेन्नई और त्रिवेंद्रम या चेन्नई में तापमान 20 डिग्री के करीब होता है। मतलब हम दिसंबर की बात करें तो लद्दाख के अंतर्गत तापमान जो है वो -45 डिग्री सेल्सियस के करीब है ना, लद्दाख के आसपास में। जबकि भारत के दक्षिण में आ जाओ, चेन्नई वाले रीजन में, चेन्नई वाले जोन में चले जाएंगे, त्रिवेंद्रम वाले जोन में चले जाएंगे, तो सर यहाँ चेन्नई या फिर आपके पास में तिरुवनंतपुरम, अगर मैं कह दूं जो केरला की राजधानी है त्रिवेंद्रम, तो दोस्तों यहाँ पे तापमान मात्र 20 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है। सर इतना का है डिफरेंस? ये तो सर ये भी सारे के सारे एक सेम ही बेसिकली जो है देशांतर पे या सेम ही लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। तो सर एक ही सिचुएशन पे, एक ही अक्षांश है ये बेसिकली, और एक ही देशांतर पे होते हुए इतनी डाइवर्सिटी क्यों? इतना बेसिकली जो है परिवर्तन क्यों है आपके पास में? दिन और रात में भी तापमान में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जब राजस्थान के थार मरुस्थल में आप जाएंगे तो दिन में बहुत ही भयंकर गर्मी, 40 डिग्री, 45, 50 डिग्री तापमान, और रात में जाएंगे आपके पास में, रात में बेसिकली बहुत ही एकदम यूं कड़ाके की मस्त ठंड पड़ती है आपके पास में राजस्थान में थार मरुस्थल में। तो आप देखेंगे सर यहाँ पे मैक्सिमा क्या है कि गुरुजी 50 डिग्री तक भी चला जाता है तापमान। अच्छा मिनिमा क्या है कि कई बार गुरुजी जो है 5 डिग्री तक भी माइनस में तापमान चला जाता है। ओहो हो, चलिए सर, तो सर ये पूरा डिफरेंस कितना हो गया सर? टोटल रेंज हो गई है आपके पास में 55 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस में है तो इसको भी बेसिकली डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम 55 और मिनिमम -5, तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया आपके पास में? ये हो गया 55 डिग्री सेल्सियस का डायरनल रेंज इसको कहेंगे आपके पास में, ठीक है ना? ठीक है सर। अब केरला में आएंगे। केरला में दिन का तापमान गुरुजी लगभग 26 डिग्री, ओके। अच्छा रात का तापमान सर मान लीजिए 19 डिग्री, 19 डिग्री है ना। अच्छा 26 में से 19 गया तो डिफरेंस कितना रहा सर? डिफरेंस मोर और लेस 6 से 8 डिग्री के करीब का, 6 डिग्री से 8 डिग्री बस। मतलब सर अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस कितना है? मात्र 6 डिग्री 8 डिग्री का, मतलब इतना कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है सर। एक ही अक्षांश पे है ना, सॉरी एक ही देशांतर पे, एक ही लॉन्गिट्यूड पे स्थित है ये, और एक ही लॉन्गिट्यूड पे एक ही देश में स्थित होते हुए भी आप देख पा रहे हैं कि इनके अंतर्गत मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम डे में ही बेसिकली जो है अलग अलग भिन्न भिन्न पाया जाएगा आपके पास में। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर गाइस? तो थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ रहा है, कुछ कुछ एप्लीकेशन बेसिकली नॉलेज की सीखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो टेम्परेचर का समझ लिया। अब मैं अगर बारिश की बात करूं आपके पास में, तो जो हमारे हिमालय वाला रीजन होगा आपके पास में, तो वहां पे क्या होगा?
टॉप ऑफ द माउंटेन जो है आपके पास में, वहां पूरा ग्लेशियर है, पूरा बर्फ से ढकी हुई होती है आपके पास में। हिमालय, हिमाद्री, हिमाद्री तो है ही पूरा बेसिकली बर्फ से ढका हुआ आपके पास में। और हिमालय में जब बेसिकली बारिश होगी तो वो बेसिकली 0 डिग्री से नीचे जो होगा वो आइस क्रिस्टल्स के रूप में होगा, और जब भी यहाँ पे रेनफॉल होगी वो आइस के रूप में होगी, हिमपात होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है। और देश के बाकी हिस्सों में बेसिकली जो है तापमान, औसत तापमान जो 0 डिग्री से ऊपर रहता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15, 20, 30, 40, 50 के आसपास में, तो वहां पे बेसिकली क्या है, बर्फ तो है नहीं, क्योंकि बर्फ तो 0 डिग्री से नीचे थी। हेंस बाकी जगह पे नॉर्मल रेन होगी, नॉर्मल वर्षा होगी आपके पास में। ठीक है, सो यहाँ पे कितनी मात्रा होती है इसकी भी भिन्नता पकड़ लेते हैं। सर आप मेघालय में चले जाएंगे, उत्तर पूर्व भारत में, तो इसकी खासी की पहाड़ियां, तो मेघालय में 3 पहाड़े, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, उसमें से जो खासी की पहाड़ियां हैं वहां पे एक स्थान है चेरापूंजी और एक स्थान है मौसिन राम। यहाँ पे एक साल में 1080 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। और राजस्थान के जैसलमेर में इसी अवधि के दौरान शायद ही कभी 9 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल होती है। मतलब आप इस एरिया की बात कर रहे हैं सर, इस एरिया में बेसिकली जो है आपको 1000 से भी ज्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिल रही है। जबकि आप इधर आ जाओ जैसलमेर वाले एरिया में, इस एरिया में बेसिकली मतलब ये सेम ही लाइन पे, इस एरिया में बेसिकली बारिश जो है आपको 9 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं देखने को मिल रही है। तो कितनी बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रही है आपके पास में। सो यहाँ पे बेसिकली जो है उत्तर पश्चिम हिमालय और पश्चिमी जो बनाम मेघालय, तो इनकी बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे, कंपेयर कर पा रहे हैं हम इन चीजों को। अब हम समय की भी भिन्नता देखें तो देश के अधिकांश हिस्सों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में बारिश होती है ना। 4 महीने हैं सर आपके पास में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बारिश का यही तो टाइम होता है। तो कहा जाता है कि सर 90% भारत में जो बारिश आती है, जितना भी रेनफॉल होता है, वो इसी टाइम पीरियड में होता है सर आपके पास में। लेकिन तमिलनाडु के आसपास में जो बारिश होगी वो सर्दी के टाइम होगी। सर्दी का टाइम कौन सा होता है, दिसंबर, जनवरी, है ना, ये वाला टाइम आपके पास में, दिसंबर और जनवरी का आसपास का समय आपके पास में। तो आप देखेंगे कि सर पूरे भारत में बेसिकली बारिश हो रही है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में। जबकि भारत का एक कोना है तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु के तट पे या तमिलनाडु में बेसिकली स्पेसिफिकली बारिश होती है वो सर्दियों में होती है, और वो सर्दियों में बेसिकली नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास में होती है। इस प्रकार कई भिन्नताएं हैं आपके पास में भारत की जलवायु में, कि कहीं बर्फ गिर रही है, कहीं बारिश गिर रही है, कहीं तापमान अधिक है तो कहीं तापमान कहीं है, कहीं बारिश ज्यादा है तो कहीं बारिश कम है। तो ये डाइवर्सिटी देखने को मिला। तो अभी तक क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा कि गुरुदेव सबसे पहले तो मौसम क्या है, दैनिक बेस के ऊपर बात करेंगे। जलवायु, क्लाइमेट क्या है सर, यहाँ पे लंबे समय अवधि की बात करेंगे, 50 वर्ष, 100 वर्ष और उस, ठीक है। चलो, तत्पश्चात हमने जाना कि भारत के अंदर कौन से प्रकार की जलवायु है, मानसून प्रकार की जलवायु। पर मानसून प्रकार की जलवायु में भी विविधताएं हैं। भारत में कहीं बेसिकली माइनस में तापमान है, कहीं 55 डिग्री तापमान है, राइट। कहीं बेसिकली आपके पास में ज्यादा बारिश 1000 सेंटीमीटर है तो कहीं 9 सेंटीमीटर भी रेनफॉल नहीं है, बारिश नहीं है। इस प्रकार हम इन चीजों को बेसिक लय में एक तरीके से सीख गए सर। चलिए, ये भी अच्छा हुआ सर हमारे पास में। तो इन भिन्नताओं के बावजूद भारत की जलवायु, लय और प्रकृति मानसून होती है। अब कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, मतलब हम फैक्टर्स जान रहे हैं जो कहीं न कहीं जलवायु को प्रभावित करेंगे। हम कह रहे हैं ना कि सर कहीं बेसिकली तापमान अधिक, कहीं कम, कहीं बारिश अधिक, कहीं बारिश कम है आपके पास में। इन तमाम चीजों को बेसिकली जानकारी लेने के लिए हमारे पास में ये टोटल 6 कारक है कि भारत में विविधता है। भारत में जलवायु है तो मानसून प्रकार की, पर कहीं बारिश ज्यादा, कहीं कम, कहीं तापमान ज्यादा, कहीं कम। सबसे पहले है अक्षांश, जिनको बेसिकली हम पैरेलल्स, समानांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं आपके पास में। तो ये अक्षांशीय स्थिति जो है यह भी बेसिकली जलवायु को प्रभावित करती हैं। नंबर 1। नंबर 2 है हिमालय पर्वत, कि सर जो आपके हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, राइट, ये पर्वत श्रृंखलाएं भी जो है ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकते हैं, राइट। कहीं न कहीं यहाँ पे एक हाइट के बाद में जो ये बर्फ से, ग्लेशियर से ढके हुए रहते हैं आपके पास में,
राइट। कहीं ना कहीं आपके पास में हवाओं को अवरोध करने का काम करते हैं। तो काफी सारी चीजों को ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। फिर है भारत में कहाँ पे पानी है एरिया आसपास में और कहाँ पे जो है लैंड एरिया। देखिए, जैसे भारत के अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि जो हमारा समुद्री तट के आसपास के एरिया जैसे केरला है आपके पास में, तो हमने कहा कि सर यहाँ पे कोई दैनिक तापमान अधिक या फिर रात का तापमान कम नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि उसी जगह हम यूपी में पहुंच जाए या उसी जगह बेसिकली हम राजस्थान में पहुंच जाए, थार में पहुंच जाए, क्योंकि समुद्र से अब दूरी काफी अधिक हो गई है, इस कारण बेसिकली वहां पे क्या होगा आपके पास में कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होगा। अब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का क्या मतलब हुआ कि सर समकारी जलवायु नहीं होगी। तापमान अगर कम है तो बहुत कम हो जाएगा, तापमान अगर अधिक है तो बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। समुद्र से तट से दूरी भी प्रभावित करती है, फिर समुद्र तल से ऊंचाई भी तो प्रभावित करती है। हमें पता है ना कि जो सर मीन सी लेवल से माध्य समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचे चले जाते हैं वैसे वैसे तापमान घटता है। हमने जब कहीं न कहीं एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, वायुमंडल की परतों के बारे में जानकारी, तो लैप्स रेट के बारे में, लैप्स रेट बेसिकली जो है जिसको हमने क्या कहा था कि ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी होती है कि सर हर 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर ऊपर चलेगा तो 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। तो समुद्र तल से आप किस ऊंचाई पे हो, समुद्र तल से किस हाइट पे आप खड़े हो, उस आधार पे भी तो आपकी जलवायु, आपका तापमान प्रभावित होगा। जी सर। फिर उच्चावच कि गुरुजी कहाँ भारत में पहाड़ है, कहाँ पठार है और कहाँ मैदान है, राइट। तो ये पहाड़ पठार मैदान ये भी बेसिकली जलवायु को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं, क्योंकि ये अवरोध पैदा कर सकते हैं या फिर कहीं न कहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं बारिश को। तापमान के बढ़ने घटने, बारिश के बढ़ने और घटने का महत्वपूर्ण कारक एक उच्चावच भी, वहां के रिलीफ, वहां की ज्योग्राफी भी हो सकती है। तो ये 6 महत्वपूर्ण कारक है जो भारत के मानसूनी जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बेसिकली इसमें से कुछ कुछ कारक है उसको थोड़ा सा हम जो है एक एक सीक्वेंस में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपके अगर प्रश्न आ जाए तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करने की चेष्टा कीजिएगा कि सर सबसे पहला है अक्षांश, कि सर इंडिया जो है बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से बेसिकली काटती हुई निकलती है। इसके नीचे वाला रीजन जो है उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल रीजन है। इसके ऊपर वाला रीजन जो है आपके पास में भारत का वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है, उपोष्णकटिबंधीय या टेम्परेट भी उसको लिखा जाता है। तो भारत की भूमि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार से पहले से ही बेसिकली जानते हैं। हमने बताया था कि सर कहीं न कहीं यह नॉर्थ से साउथ 30 डिग्री तक और ईस्ट से वेस्ट 30 डिग्री तक इसका एक्सटेंशन है। कर्क रेखा इसको बीच से काटती है। उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध है, दक्षिणी भाग कहीं कहीं उष्ण कटिबंध है, और उष्ण कटिबंधीय कहीं न कहीं जो है यह भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल यह वाला एरिया बेसिकली क्या रहेगा आपके पास में भारत में, उच्च तापमान को ऑब्जर्व करेगा। ज्यादा बारिश को, ज्यादा तापमान जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और वार्षिक तापांतर का, कम वार्षिक तापांतर का अनुभव करेगा। तो यहाँ पे कभी भी टेम्परेचर कम होगा ही नहीं, टेम्परेचर औसत 20 30 40 के आसपास में और वही मेंटेन भी रहेगा। कर्क रेखा से उत्तर में जैसे जैसे जाएंगे, जैसे ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान ज्यादा बढ़ना और घटना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस में चला गया है तो यहाँ पे 45 डिग्री पर 55 डिग्री प्लस में भी चला गया है। तो यहाँ दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो विषम जलवायु पाया जाएगा आपके पास। यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज पाई जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा बेसिकली जो है आपको एबनॉर्मलिटीज, ज्यादा से ज्यादा डिफरेंसेस कहाँ देखने को ऑब्जर्व होंगे, कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा के नीचे क्यों नहीं, क्योंकि ये इक्वेटर के नजदीक का रीजन है, ये हमेशा ही बेसिकली गर्म रहेगा, इतना बेसिकली कम तापमान यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हिमालय पर्वत भी तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। हिमालय जो है वो अपने आप में ही क्लाइमेटिक बैरियर है, क्योंकि ऊपर से आने वाली साइबेरिया की ठंडी पवनों को, कोल्ड वेव्स को बेसिकली यह रोकते हैं आपके पास में। अगर हिमालय के पर्वत ना होते, आज हमारा यूपी, आज हमारा बिहार, हमारा राजस्थान भी कहीं न कहीं बर्फ से ढका होता, ठंडी हवाओं के, कोल्ड वेव्स के प्रभाव में होता। तो उत्तर में ऊंचा जो हिमालय है यह अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक है। इसको क्लाइमेट डिवाइड भी कहा जाता है, क्लाइमेट बैरियर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये ना होता तो आपके पास में जो हालत तिब्बत की है,
जो हालत साइबेरिया की है वही हालत हमारे उत्तर भारत के मैदानों की भी होती। वहां पे भी बेसिकली क्या होता आपके पास में तापमान माइनस में 20, 30, 40 डिग्री के करीब तापमान देखने को मिलता। तो आज हम जो यूपी, बिहार और दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा, पंजाब का माहौल देख पा रहे हैं, ये माहौल कुछ और ही होता उस वक्त। थैंक गॉड के हिमालय हैं जिसने वहां की जलवायु से आने वाली, वहां के रीजन से, वहां के क्षेत्र से, साइबेरिया से, तिब्बत से आने वाली ठंडी कोल्ड वेव्स को यहां भारत में एंटर नहीं होने दिया। यह जलवायु का विभाजक है, विभाजक मतलब डिवाइडर। इसके ऊपर की जलवायु, उसके ऊपर का टेम्परेचर वगैरह वगैरह सिस्टम उधर ही रहा, उसको हवाएं क्रॉस नहीं कर पाई, और नीचे का नीचे ही रहा, भारत का अलग ही है। तो ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। तो चाहे कितनी भी कोल्ड विंड्स आए वो हिमालय से टकराती हैं और बस वहीं तक सीमित रह जाती हैं, हिमालय के नॉर्थ तक। हिमालय के दक्षिण भारत में नहीं एंटर कर पाती। जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य और पूर्वी एशिया के आर पार बहती है। तो सोचिए, जो गोबी का मरुस्थल है, जो पूरा मंगोलिया है, जो पूरा साइबेरिया, जो पूरा तिब्बत है, उसकी बंटा धार क्यों रखा है? वो इन्हीं ठंडी हवाओं के कारण हो रखा है। वहां पे कुछ ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, हमारे यहाँ पे भी नहीं होती अगर ये हिमालय ना होता। थैंक गॉड हिमालय है, बचे हुए हैं सर हम लोग, ठीक है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को भी बेसिकली रोकता है और उपमहाद्वीप में कहीं न कहीं वर्षा का कारण बनता है। सोचिए सर, ये नीचे से, जैसे यहाँ पे बेसिकली क्या है फिर आपके पास में, हियर यू विल हैव दिस, है ना, आपके जो साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके अलावा बेसिकली बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी तो जाती है, और वो बेसिकली कहां से टकराती है? हिमालय से टकराती है, और वही बेसिकली जो है इस रीजन में बारिश करवाता है, वही जो है इस क्षेत्र में रेनफॉल कॉज करवाता है सर आपके पास में। तो सर ये चीजें आपको याद होना, पता होना अति महत्वपूर्ण है। आई गेस आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर पा रहे हैं, है ना? आई गेस आप इसको अच्छे से नोट भी कर पा रहे हैं। यस, चलो, फिर है जल और स्थल का वितरण। देखिए, अगर मैं लैंड और बॉर्डर बेसिकली अगर मैं चेक करूं आपके पास में कि सर कहीं जल अलग है आपके पास में, जल के आसपास का, जैसे ये वाला एरिया हो गया जो समुद्र के नजदीक है, एक फिर एक ये वाला एरिया जो समुद्र से काफी दूरी के ऊपर स्थित है आपके पास में। तो भारत के दक्षिण में 3 और हिंद महासागर बेसिकली हैं, उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छ पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे तो बेसिकली अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर, तीनों तरफ पानी है। जबकि ऊपर बेसिकली क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है आपके पास में। तो स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो याद करो, हमने स्थल समीर और जल समीर के बारे में समझा था, राइट? सी एंड द लैंड ब्रीज के बारे में समझा था। वही कंसेप्ट है आपके पास में कि सर समुद्र से बेसिकली जो है ठंडी हवाएं आएगी, और वो ठंडी हवाएं इस एरिया को बेसिकली हमेशा क्या, टेम्परेचर को कूल रखेगी, मॉडरेट रखेगी। तो आप अगर समुद्र के आसपास वाले एरिया में हो तो वहां पे क्या है आपके पास में? मॉडरेट, रहने लायक, खुशनुमा माहौल रहेगा सर। वहां पे तापमान एकदम नीचे नहीं चला जाएगा, है ना, 0 डिग्री के आसपास, और एकदम ऊपर नहीं चला जाएगा 50-55 के आसपास, राइट? तापमान मेंटेन रहेगा। तो जल और स्थल के आसपास में विभेदी तापमान, डिफरेंशियल हीटिंग के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। तो वायुदाब की भिन्नता से मानसून पवनों का उत्क्रमण का कारण भी बेसिकली वही बनती है आपके पास में। फिर तटीय रेखाओं को बेसिकली बताया जा रहा है, समुद्र के तट से आप जितना दूर हैं उतना ही बेसिकली आपको क्या है, विषमकारी जलवायु वहां पे देखने को मिलेगी। जैसे मुंबई वाला एरिया समुद्र के नजदीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है इतना बेसिकली तापमान अंतर महसूस नहीं होता है। जबकि आपके पास में जो आंतरिक भाग है, जैसे यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, वहां पे बेसिकली क्या होगा, दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसम परिवर्तन बहुत ही ज्यादा एकदम दुष्कर हो जाता है आपके पास। जैसे ठंड बढ़ी, ओ भाई एकदम कड़ाके की ठंड, है ना, प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी, गानों में भी आ रहा है भाई, है। और गर्मी पड़ने लगी तो लू चलने लग जाती है भैया, यहाँ एकदम हीट वेव चलने लग जाती है, बच्चों की स्कूलें बंद करनी पड़ती है कलेक्टर को। व्हाट हैपेंस देयर कि सर अगर गर्मी पड़ी तो भयंकर पड़ेगी, सर्दी पड़ी तो भयंकर पड़ेगी। तो टेम्परेचर और बढ़ेगा भी और घटेगा भी जैसे जैसे आप समुद्र से दूर हो। जैसे समुद्र के जितना नजदीक हो, समुद्र के जितना नजदीक हो आप लोग, उतना आपको समकारी, उतना आपको प्लेजेंट मैनेजेबल सिचुएशंस मिल जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस, वी आर क्लियर ऑन दिस। तो समुद्र के तल से बेसिकली ऊंचाई भी प्रभाव करती है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हमने पढ़ा है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पे स्थित हैं, एक ही लैटिट्यूड पे स्थित हैं, पर फिर भी बेसिकली जो है आपके पास में एक जगह का आगरा का तापमान 16 डिग्री है, जबकि दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री है।
रीजन क्या है कि दार्जिलिंग जो है वह पहाड़ी क्षेत्र है, वह माउंटेनियस रीजन है समुद्र तल से ऊंचा है। और हमें पता है कि जब जब बेसिकली कोई भी स्थान समुद्र से ऊंचाई होता है तो उसका तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में ज्यादा ठंडे होते हैं सर आपके पास में। फिर उच्चावच रिलीफ फीचर भी आपके पास में कि जून जुलाई के बीच में पश्चिमी घाट और असम के पवनाभूमिक ढाल पर अधिक वर्षा होती है ना। पवने जो आती हैं दोस्तों इधर से, जो भी यहाँ पे विंड्स आएगी मानसून की, तो यहाँ पे सपोज एक पर्वत है तो वो पर्वत के ईस्ट वाले एरिया में ज्यादा बारिश करेगी जबकि दूसरे वाले एरिया में कम बारिश करेगी, है ना। सपोज यह पर्वत है तो पर्वत के जिस ढाल पे पवने टकरा रही है उस ढाल पे पवनों से, विंड से बारिश होगी। और जब पवनों में जो मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा तो दूसरी ओर कम पहुंच पाएगा, वहां कम बारिश होगी आपके पास में। यहां तक भी क्लियर हो गया सर आपके पास में, राइट। फिर है आईटीसीजेड की हम लोग बात करते हैं। लेट अस हैव अ टॉक ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के बारे में अभी तक जो मैंने कराया, जो फैक्टर्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए प्लीज, आई एम गिविंग यू टाइम ऑन दैट। हाँ दोस्तों, तो अब हमारा टॉपिक जो है आप हेडिंग डाल देंगे आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, हिंदी में इसको स्टूडेंट लिखेंगे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए दोस्तों, जो ट्रेड विंड्स या व्यापारिक प्रवणों के बारे में हमने गत क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि सर यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास से, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के आसपास से बेसिकली जो आपके पास में हाई प्रेशर बेल्ट है, इस हाई प्रेशर बेल्ट से बेसिकली ट्रॉपिक्स के बीच में ट्रेड विंड्स चलती है। और ये ट्रेड विंड जो है कहाँ कन्वर्ज हो रही है आपके पास में, वो कहाँ आके अभिसरण हो रहा है, वो कहाँ आकर के मिल रही है, वो इस इक्वेटर के आसपास के रीजन में आकर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास में आकर के मिल रही है। और इस जोन में क्या हो रहा है कि दोनों ट्रॉपिक्स में, दोनों कटिबंध के अंदर, ये ट्रॉपिकल एरिया है जिसको बेसिकली आपके पास में 0 डिग्री से 30 डिग्री और 0 डिग्री से 30 डिग्री, ये दोनों ही क्या है आपके पास में ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय एरिया। तो यहाँ पे जो बहने वाली पवने हैं, विंड्स है, वो यहाँ पे आकर के कन्वर्ज होती है इक्वेटोरियल एरिया में। तो इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय, के दोनों उष्ण कटिबंधों में बहने वाली हवाएं जहां आकर के अभिसरित हो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, ITCZ। और यहां पे बेसिकली क्या होगा, यह एक तरह का निम्न दाब क्षेत्र है, यह एक तरह का लो प्रेशर होगा एरिया। अच्छा, लो प्रेशर में क्या होता है, निम्न दाब में क्या होता है, हवाएं ऊपर की तरफ उठती है हमेशा जहां भी तापमान अधिक होगा। और तापमान कहां अधिक होता है, इक्वेटर के आसपास में, भूमध्य रेखा के आसपास में तापमान ज्यादा है, तो यहाँ पे हवाएं गर्म होगी, हवाएं गर्म होकर के क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, राइट। तो दोनों आपके पास में नॉर्थ ट्रॉपिकल और साउथ ट्रॉपिकल एरिया से जो ट्रेड विंड्स आ रही है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आते हुए, वह इस एरिया में आते हुए ऊपर की तरफ उठेगी और यहाँ पे एक हेडलेस सेल जो है फॉर्म करेगी। हवाएं ऊपर उठी, ट्रोपोस्फेयर तक गई, फिर वापस जो है इस हाई प्रेशर एरिया के ऊपर नीचे की तरफ आ गई, वापस हवाएं ये जो है आईटीसीजेड की तरफ गई। तो यहाँ पे इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में आपको हेडलेस सेल जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के रूप में देखने को मिलेगा। तो भूमध्य रेखा के पास में एक कम दबाव वाला लो प्रेशर एरिया, जहां पे हमारी ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं जो हैं आपके पास में, जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स दोनों मिलती हैं और हवाएं यहां पे मिलके कन्वर्ज होकर अभिसारित होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं, इसे आईटीसीजेड कहते हैं। तो आईटीसीजेड जो है आपके पास में, इसे मॉनसून ट्रॉक के रूप में भी जाना जाता है। मॉनसून ट्रॉक का क्या मतलब हुआ कि ये आईटीसीजेड ही तो है जो बेसिकली देखिए ऊपर से हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, नीचे से हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये मॉनसून ट्रॉफ की तरफ बेसिकली काम करता है कि सर जैसे जैसे बेसिकली यह आईटीसीजेड लो प्रेशर एरिया नॉर्थ की तरफ जाएगा, हवाएं भी नॉर्थ की तरफ जाएगी, जैसे जैसे यह आईटीसीजेड साउथ की तरफ जाएगा, दक्षिण की तरफ जाएगा, हवाएं भी दक्षिण की तरफ आएगी। सो यह निम्न दाब क्षेत्र जो होता है वह कहीं के व्यापारिक पवनों को अपनी तरफ खींचता है। निम्न दाब होते के कारण यहां पे बेसिकली मॉनसून ट्रॉफ के रूप में यह काम करता है। तो जुलाई, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, जून जुलाई का महीना है ना, तो जुलाई में बेसिकली यह आईटीसीजेड लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास में होता है। अच्छा, 20 से 25 डिग्री अक्षांश बेसिकली क्या हो गया, जहां से कर्क रेखा निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग मध्य से निकलती है। तो यह बेसिकली इंडिया के जो गैंजेटिक प्लेन है, गंगा के मैदान है, उस एरिया के आसपास में बेसिकली होती है आपके पास में आईटीसीजेड। कब, गर्मियों में। और सर्दियों में क्या होगा कि सर्दियों में सर यही बेसिकली जो है
ITCZ वह इक्वेटर के भी दक्षिण में मूव हो जाएगी और यह दक्षिण की ओर बढ़ती है और इसके कारण जो है हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उलट जाती हैं। तो 6 महीने साउथ वेस्ट से बेसिकली मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम से, और 6 महीने उत्तर पूर्व से मानसून आता है। कारण इस ITCZ के नॉर्थ और साउथ शिफ्ट होने के कारण। यह ITCZ भी बेसिकली क्या है, लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर एरिया ये अप एंड डाउन क्यों जाता है ना, ये ITCZ ऊपर चला जा रहा है देखो और वापस बेसिकली नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें रीजन क्या लग रहा है सर आपके पास में, आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे मंथ चेंज हो रहा है ITCZ का लो प्रेशर एरिया भी जो है नॉर्थ और साउथ चेंज हो रहा है। रीजन है सन की मूवमेंट, सूर्य की बेसिकली जो है ऊर्ध्व किरणें कहां गिर रही है, उसके आधार पे तापन होता है, उसके आधार पे कहीं कहीं हीटिंग होती है, इंसोलेशन होता है और उसी बेस पे कहीं कहीं ये लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है सर आपके पास में। सो जनरली हम देखते हैं कि जनवरी के आसपास में यह बेसिकली कहां होता है, इक्वेटर के नीचे देखने को मिलता है, जबकि जून जुलाई के आसपास में ये कहां देखने को मिलेगा आपके पास में, यह इंडिया के गंगा के मैदानों के आसपास में देखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये मानसून के ऊपर बेसिकली क्या प्रभाव डालता है। कि सर भारतीय मॉनसून जो है उसकी कुछ प्रकृति हो सकती है आपके पास में, कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर्स हो सकते हैं और यहां पे सबसे पहले ये बताना है कि यह सुपरिचित जलवायु घटक है परंतु इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। सबको पता है कि सर भारत में जून जुलाई अगस्त में बारिश होगी, मॉनसून का टाइम पीरियड चलेगा सर, सभी को पता है, पर इसकी पीछे की मैकेनिक्स क्या है, इसके काम करने का तरीका क्या है, ठीक है ना, इस चीजों के बारे में जानकारी कम उपलब्ध है। सभी को पता है बारिश होगी, पर क्यों होगी, कब होगी, कितनी मात्रा में होगी, रुकेगी क्यों, और वापस कई बार जो है मॉनसून डिले हो जाता है, कई बार जो है बारिश बहुत ही कम होती है, कई बार बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। कारण क्या, हाँ जानकारी कम है पर कहीं कहीं सुपरिचित है, लोगों को पता है अरे भाई बारिश का सीजन आएगा, है ना, बारिश का सीजन आएगा जून जुलाई अगस्त वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सदियों से होते आ रही है आपके पास में इसमें परीक्षणों के बावजूद मानसून आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, राइट। और मानसून की सही सही प्रकृति व उसके कारणों को जानने के अनेक प्रयास किए गए, किंतु अब तक कोई भी एक सिद्धांत इसे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाया है। मतलब आज से 100 साल पहले वैज्ञानिकों ने भी बेसिकली कुछ अवधारणाएं दी जो आंशिक रूप से सही थी, तत्पश्चात वैज्ञानिकों ने और कुछ अवधारणाएं दी जो कि आपके पास में वो भी आंशिक तरीके से सही थी। इस तरीके से उत्तरोत्तर कुछ आपके पास में 1910 के आसपास, कुछ 1940 के आसपास, कुछ 1960 के आसपास, रेदर अभी भी लगातार इस पे रिसर्च चल रही है कि कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चले, जो सैटेलाइट इमेजनरीज हैं, जो क्लाइमेट मॉडलिंग से उससे और बेसिकली मॉनसून की जानकारी जो है ली जा रही है। तो पिछले कुछ दिनों में इसका तोड़ तब सामने आया जब मॉनसून का अध्ययन क्षेत्रीय स्तर की बजाय भूमंडलीय स्तर पे किया गया। ये आप दोस्तों खाली ये मत समझिएगा कि मॉनसून जो है सर आपके खाली इंडियन रीजन के अंदर ही बेसिकली जो है मॉनसून देखा जाता है। जो मॉनसून है आपके पास में, मॉनसून तरह की जलवायु विश्व में और भी कई जगह देखने को मिलती है, राइट। तो आप इसको खाली क्षेत्रीय या फिर आपके पास में एक रीजन विशेष या भारत विशेष में ना पढ़ करके जब इसको पूरे वैश्विक लेवल पे पढ़ा गया, जब इसको भूमंडलीय लेवल पे पढ़ा गया, पूरे ग्लोबल लेवल पे पढ़ा गया, हाँ तब चीजें बेसिकली जो हैं और बेहतर समझ में आई। इसके समय के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, इसकी नियमितता, अनियमितता, अधिकता और कहीं बेसिकली अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि क्यों है, उसके बारे में हम ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन दे पा रहे, राइट। तो दक्षिण एशियन रीजन के अंदर बेसिकली वर्षा के कारणों को व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करते। इसके लिए बेसिकली कुछ पक्ष इस प्रकार है कि सर मॉनसून कब शुरू होगा और कब वह जमीन की तरफ बढ़ने लगेगा, इसकी भी बेसिकली जानकारी होनी चाहिए कि सर लगभग 1 जून के आसपास में केरला के तट पे आ जाता है और 15 जुलाई के आसपास तक लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट बेसिकली जो है इसके कवर हो जाता है, लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बारिश शुरू हो जाती है। मॉनसून में विच्छेद भी आता है कि सर एक समय होता है जब आपके पास में जो ITCZ है जिसको मॉनसून ट्रॉ भी कहते हैं, यह ट्रॉ जो है एक्टिव मॉनसून पीरियड में दिल्ली काले रीजन के आसपास में होता है और आपके पास में जब मॉनसून में लगातार बारिश नहीं होती, मॉनसून में बारिश हुई 2 दिन 3 दिन 4 दिन फिर रुक जाती है 2 4 5 दिन के लिए, ठीक है ना। तो जो वो मॉनसून ब्रेक है, जो वर्षा का विच्छेद होता है, मॉनसून में जो विच्छेद होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो ITCZ है वह नॉर्थ की तरफ हिमालय के आसपास में आ चुकी है। लोकेशन ऑफ द ट्रॉ इज इन द ब्रेक मॉनसून पीरियड इज नॉर्थवर्ड और ITCZ के लो प्रेशर एरिया का हिमालय के पदीय क्षेत्र में पहुंच जाना, फुट हिल्स रीजन में पहुंच जाने के कारण भी कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि मॉनसून में वर्षाओं का विच्छेद देखने को मिलता है। बारिश रुक रुक के होती है, रुक रुक के मतलब 2 दिन बारिश हुई फिर 2 दिन बारिश नहीं,
3 दिन बारिश हुई फिर हफ्ता भर बारिश नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके पास में? दैट इज वाई जो अनसर्टेनिटी एक एलिमेंट है आपके पास में, अनिश्चितताएं बेसिकली जो है मॉनसून को लेकर के काफी ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों आपके पास में। अब मॉनसून का जो हमारा अध्ययन हो रहा है उसकी जो स्टडीज है आपके पास में, उस स्टडीज के बारे में कुछ बेसिक चीजें जो है आपको जरूर पता होने चाहिए। आइए इसको भी थोड़ी सी जानकारी के अंतर्गत लेते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है? इसको भी जस्ट अ सेकेंड, राइट। देखिए 19वीं शताब्दी कौन सा, अब हम बेसिकली जो है 21st सेंचुरी में, मतलब आज से 2 शताब्दी पहले की बात की जा रही है, 100 150 200 साल पहले की। वहां पे बेसिकली जो है मॉनसून की व्याख्या तब भी की गई थी लोगों के पास में, ठीक है ना? और उस व्याख्या में बेसिकली ये बताया गया कि गर्मी के महीने में बेसिकली क्या होता है, जमीन जो है वह बेसिकली जल्दी गर्म होती है, रात को धीरे धीरे जल्दी ठंडी हो जाती है, और इसी कारण बेसिकली जो है जमीन पे लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है, यहाँ पे निम्न दाब मेंटेन हो जाता है, समुद्र में हाई प्रेशर मेंटेन होता है, और हवाएं कहां से कहां चलती है, हाई से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो पवने गर्मी के टाइम बेसिकली ओशियन से लैंड की तरफ चलना शुरू होती है, सी से इंडिया की तरफ चलना शुरू होती है आपके पास में। तो सर यह बेसिकली उस वक्त की जानकारी थी कि गर्मी के सीजन के कारण इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती रहती है सर आपके पास में। तत्पश्चात कहीं न कहीं जब अपन अप्रैल और मई के महीने की बात करें, जब सूर्य लगभग कर्क रेखा के आसपास में लंबवत चमकता है, ऊर्ध्व बेसिकली गिरता है आपके पास में, तो यहाँ पे हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एक विशाल भूखंड जो है आपके पास में, जैसे भारत की बात कर रहे हैं, वो अत्यधिक बेसिकली जो है गर्म हो जाता है आपके पास में। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इस पूरे भारत के जो उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बेसिकली क्या होगा, उत्तर पश्चिमी भाग पर एक गहन न्यून दाब, एक लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है। और इस न्यून दाब या लो प्रेशर के मेंटेन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है आपके पास में कि हवाएं जो है आपके पास में, जो हिंद महासागर के उच्च दाब से इस निम्न दाब की तरफ धीरे धीरे हवाओं बेसिकली जो है पवने जो है आकर्षित होने लगती हैं, और इसी वायु दाब अंतर के कारण या फिर दाब प्रवणता के कारण हवाएं, मानसूनी हवाएं यहां ओशियन से दक्षिण पश्चिम दिशा से कहीं कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर जाती हैं आपके पास में। आई होप दिस पॉइंट मेक्स इट क्लियर। ये पहले की 100-200 साल पहले की जानकारी, लेमैन्स अंडरस्टैंडिंग उस वक्त की, ठीक है ना? अब अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है ITCZ, हमने बताया कि जब ये ITCZ लगभग यहां पे स्थित है तब तक तो बढ़िया बात है सर, आपके पास में इंडिया के अंदर क्या आएगी, नीचे से जो भी लो प्रेशर आपके पास में है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड जो है वह लो प्रेशर की तरफ आएगी आपके पास में। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे हम ITCZ, जो निम्न दाब पेटी है हमारी, यह उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दक्षिण पूर्व सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती है आपके पास में। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुका है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा इतना सा बात की जा रही है, आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता दूं दोस्तों कि सर ये है हमारा दुनिया, ये है आपका इक्वेटर, और ये है आपका इंडिया। इंडिया है लगभग समथिंग लाइक दैट, ठीक है? चलिए अब यहां पे क्या किया जा रहा है कि सर आप देख के चलिएगा कि ये ITCZ लगभग यहाँ पे कर्क रेखा के आसपास में। ओके सर, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तर, ये क्या है आपके पास में इक्वेटर है 0 डिग्री। अब ये बता रहे हैं कि सर ट्रेड विंड्स जनरली कहां से कहां चलती है, कि सर इस लो प्रेशर की तरफ आती है, पर ये लो प्रेशर, ये ITCZ अगर यहां पे है, ITCZ ये क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है, तो जो हवाएं नीचे से आ रही थी वो बेसिकली कैसे आएगी आपके पास में, नीचे से हवाएं जनरली इस दिशा में आ रही थी आपके पास में, इस दिशा में आ रही थी, पर इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में क्या होगा, याद करो कोरियोलिस बल क्या कहता है आपके पास में, कोई भी फ्री फ्लाइंग स्वतंत्र रूप से गतिमान हवाएं पवने जो होगी वह इक्वेटर के क्रॉस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में घूम जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में घूम जाएगी। अब जो पवने नीचे से आ रही है वो बेसिकली यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध मतलब 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा को क्रॉस करके किस डायरेक्शन में घूम जाएगी, सर अब इनकी दिशा ये होगी क्या, नहीं सर, अब इनकी दिशा होगी ये,
तो जो ये पवने सीधी जानी थी, ये सीधी नहीं जाकर के इस तरीके से बेसिकली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से एंटर करना शुरू करती है। अच्छा, ये चेज किसको कर रही है, ये पवने किसको चेज कर रही है? जनरली इनको तो इक्वेटर पे आना था, फिर ये नॉर्थ में क्यों चली गई? क्योंकि सर जो इक्वेटर का निम्न दाबीय क्षेत्र, जो लो प्रेशर एरिया है, जिसको ITCZ कहा गया, वह नॉर्थ में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो सर सूर्य है, सन है, इसकी ऊर्ध्व किरणें बेसिकली कहां गिर रही है आपके पास में? जून जुलाई के आसपास के टाइम में यहां पे गिर रही है, ठीक है ना? तो यह बेसिकली ITCZ आपको यहां पे देखने को मिलेगा, एंड हेंस ये पवने बेसिकली इसी लो प्रेशर एरिया को मेंटेन करते चल रही है। पर इसने इक्वेटर तो क्रॉस कर दी, पर याद करो कोरियोलिस बल है आपके पास में, पृथ्वी के घूर्णन के कारण बेसिकली क्या लगता है? कोरियोलिस बल लगता है। सिंपल सी चीज याद रखना। और इस कोरियोलिस दाब के कारण जो पवने इस आपके पास में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही थी, वही पवने भूमध्य रेखा के उत्तर में पहुंचते ही, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में आते ही राइट में बेंड हो जाएगी, राइट में बेंड हो जाएगी। अब इनकी दिशा क्या दिख रही है? अब इनकी डायरेक्शन क्या दिख रही है? नाउ द डायरेक्शन यू कैन सी इज साउथ वेस्ट। क्या ये चीजें क्लियर हुई बच्चा पार्टी? आर यू एबल टू सॉल्व दिस थिंग, राइट? तो इसी को बेसिकली हमने क्या कहा? इसको हमने कहा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। आर वी क्लियर? यहां तक बेसिकली चीजें क्लियर हो गई है आपको? वही चीज बेसिकली इन्होंने यहां पे कही है कि ये पवने भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में पार करती हैं, और पार करने के बाद में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के कहीं न कहीं हिमालय के दक्षिणी और उत्तरी मैदान के ऊपर वाले जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी, क्योंकि जेट स्ट्रीम प्रवाह इस क्षेत्र को खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। तो इसे जेट प्रवाह को भारत में मानसून में प्रस्फोट या फिर बर्स्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है कि सर मानसून अचानक से आता है, तो उसका रीजन बेसिकली जो है जेट स्ट्रीम्स को दिया जाता है, जो कि आपके अपर एयर सर्कुलेशन है ना, आपके ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली भू प्रक्षोभी पवने। अब देखो मॉनसून बेसिकली एंटर कहां से किया कि सर मॉनसून दक्षिण पश्चिम मॉनसून जो है वह इंडिया में इस डायरेक्शन से एंटर किया 1 जून के आसपास। बताता है कि केरला के तट तक पहुंचता है, और 10 से 13 जून के बीच में आर्द्र पवनें लगभग मुंबई के आसपास तक पहुंच चुकी है सर, आपके पास में कोलकाता के आसपास में पहुंच चुकी है 10-13 जून तक, और मिड ऑफ द जुलाई ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लगभग जो है भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूरा का पूरा इन पवनों के, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के प्रभाव में आ जाता। मींस बारिश शुरू हो जाती है सर आपके पास में। पर बारिश शुरू होती तो है, पर कई बार क्या होता है कि ये जो ITCZ जो है आपके पास में, जो यहाँ गंगा के मैदानों के आसपास में, वो कहीं न कहीं हिमालय के पदीय क्षेत्र में पहुंच जाता है, फुटहिल्स ऑफ द हिमालय में पहुंच जाता है, ये नॉर्थवर्ड मूव हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए वर्षा होने के बाद, यदि आपके पास में सप्ताह तक वर्षा ना हो, है ना, कई बार जो है हफ्तों हफ्तों बारिश नहीं होती है, तो जो बारिश नहीं होती है इसको कहा जाता है मानसून विच्छेद, है ना, मानसून ब्रेक्स, है ना। तो उसका रीजन बेसिकली यहाँ पे बताया जाता है इन चीजों को कि सर भारत के विशाल मैदानों में मानसून विच्छेद क्यों होता है कि सर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाती है, तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आ जाता है। और यहाँ पे पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं आपके पास में। भाई बारिश कब नहीं होगी? बारिश तब होती है ना जब पवनें किसी चीज से टकराए। जैसे यहां पे बेसिकली पवनें पश्चिमी घाट है, विंध्या है, सतपुरा है, ईस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स है ना, ये हिल्स है, ये अरावली है, इनसे टकराएगी ये पवनें, राइट, तभी तो यहां पे बारिश होगी। पर क्या हो अगर ये पवनें इसके समानांतर चलना शुरू कर दे, ये समानांतर चलना शुरू कर दे, समानांतर चलना शुरू कर दे, तो जब भी पवनें समानांतर चलेगी, पैरेलल चलेगी, वो टकराएगी नहीं। जब टकराएगी नहीं तो बारिश होगी क्या? हाँ, बारिश नहीं होगी सर वहां पे, क्योंकि पवनें बारिश क्यों करती है? सपोज ये पहाड़ है ना, तो जब भी पवनें आती हैं जिनमें मॉइस्चर होता है, जिनमें कहीं न कहीं आर्द्रता होता है, जलवाष्प होती है, वह पवनें पर्वतों से टकरा करके ऊंचाई गहन करती है। यहाँ टकरा करके कहाँ जाएगी? इसको जाना तो आगे है, तो जैसे ही पीछे से जो वेग आ रही है पवनें ऊपर उठती है, और पवनें ऊपर उठते क्या करेगी? हमने कहा कि ऊंचाई के साथ साथ में तापमान कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और वह धीरे धीरे संघनित हो जाएगी। तो जो जलवाष्प है वो जल की बूंदों में संघनित हो जाती है, वो यहाँ पे जाकर के क्या बनाएगी? क्लाउड।
और वही क्लाउड से बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, बारिश हो जाएगा सर आपके पास में। ठीक है, तो खाली मानसून पवने बेसिकली किधर से भी निकल जाए, अगर आपके समानांतर निकल गए, जैसे अरावली के समानांतर निकलती है तो उधर एरिया में बारिश नहीं होती। राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो पवने बहती हैं वो अरावली के समानांतर बहती है। तमिलनाडु में बेसिकली जून जुलाई में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट मानसून आता है वो तमिलनाडु के समानांतर बहता है, और जो कि वो समानांतर बहता है, पैरेलल बहता है, वो कहीं टकराव नहीं होता, कहीं टकराव नहीं होता तो पवने ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर नहीं उठेगी, संघनन नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी। हेंस हेंस तो मानसून में ब्रेक क्यों देखने को मिलता है? एक तो आईटीसीजेड के नॉर्थ खिसक जाने के कारण, दूसरा चक्रवातों में कमी आने के कारण, तीसरा जो पवने हैं वह कहीं न कहीं बेसिकली आपके तटों के समानांतर बहने लग जाती है। राजस्थान में विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। और बारिश के ऊपर होने का बारिश का होने का रीजन क्या है? पवने ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ करके जलवाष्प जल की बूंदों में संघनित हो जाती हैं, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अगर सोचो वो पवने ऊपर ही ना उठ पाए तो क्या बारिश संभव है? नहीं। तो राजस्थान में तापमान विलोमता के कारण, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण क्या होता है आपके पास में, यहाँ पे आर्द्र पवने जो है, मॉइस्ट विंड जो है वो ऊपर ही नहीं उठ पाती, और मॉइस्ट विंड अगर ऊपर नहीं उठेगी तो क्या नहीं होगा आपके पास में? बारिश नहीं होगा। तो मॉनसून ब्रेक्स के ये रीजन है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीजें आपने जानी, सीखी और समझी। अब देखिए आपके पास में मॉनसून कई बार जो है बहुत ही वीक होता है। आप कहते हैं ना यार इस साल बहुत ही कम बारिश हुई, कई बार देखने को मिला को बाढ़ आ जाती है सर, भयंकर बारिश हो जाती है। जो नॉर्मल बारिश होती है 10-10, 15-15, 20-20 दिन बारिश रुकती ही नहीं, अतिवृष्टि हो गई सर, बाढ़ आ गई सर, फ्लैश फ्लड्स आ गए सर। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? इसके पीछे कहीं न कहीं है एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है बेबी जीसस, या फिर जो यीशु का शिशु इसको हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है ना। पर याद रखने की कोशिश करना कि ये होता क्या। देखिए हमने सारी चीजें बेसिकली जिस आधार पे, जिस तत्वाधान में बताई है कि गुरुदेव यहाँ पे है आपका इक्वेटर, ठीक है, और इक्वेटर के ऊपर हमारा भारत, और बेसिकली जो ट्रेड विंड्स हैं वो इसको यहाँ पे ऐसे जाना था पर इक्वेटर क्रॉस करके इस डायरेक्शन में चली गई। किसको कैप्चर कर रही है? कि लो प्रेशर को कैप्चर कर रही है, निम्न दाब को कैप्चर कर रही है। मतलब हवाएं कहीं न कहीं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है। अब होना क्या होता है आपके पास में कि प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशियन में भी बेसिकली क्या है आपके पास में, प्रॉपर एक वॉकर सेल चलता है, एक हवाओं का प्रवाह चलता है, और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। तो जनरली क्या होता है कि ये पेरू के आसपास में होता है पेरुवियन ठंडी जलधारा, तो कोल्ड ओशनिक करंट होता है आपके पास में। और जो यहाँ पे कोल्ड ओशनिक करंट होता है, आज सोचो सर आपके पास में जल ठंडा है तो उसके आसपास का तापमान भी कम होगा आपके पास में, तो सर यहाँ पे होता है उच्च दाब, हाई प्रेशर। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में होता है लो प्रेशर। तो हवाएं जो है जनरली बेसिकली आपके पास में वॉकर सर्कुलेशन इस तरफ चलता है आपके पास में सर, इधर जनरली होता है आपके पास में उच्च दाब, इधर होता है निम्न दाब, लो प्रेशर होता है आपके पास में। हवाएं इधर से इधर चलती हैं, नॉर्मल सिचुएशन सी रहती हैं। बट परंतु अब क्या होने लग गया गुरुजी आपके पास में सर, इसका बेसिकली जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे उल्टा हो जाएगा कि जो यहाँ पे पानी जो है वो अपवेलिंग करना शुरू कर दे, और भूमध्य सागर के आसपास से जो गर्म पानी है वो पेरू के आसपास के जो ठंडे पानी को या ठंडी जलधारा को विस्थापित कर दे। इससे क्या होगा आपके पास में, अब ये ठंडी जलधारा हट गई, तापमान बेसिकली बढ़ेगा क्योंकि इक्वेटर के आसपास का गर्म पानी जो है वो बेसिकली यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और जैसे ही ये पेरू के आसपास, दक्षिण अमेरिका के आसपास गर्म पानी इकट्ठा होने लग गया, पेरू की ठंडी जलधारा को विस्थापित कर दिया गया, यहाँ पे तापमान बढ़ गया। तापमान बढ़ा मतलब प्रेशर लो हो गया, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो गया। अच्छा, लो प्रेशर जनरेट होता है तो क्या करता है, लो प्रेशर हमेशा हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। हवाएं किधर से किधर आती हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ। winds move from higher to the lower pressure। तो यहाँ उच्च से निम्न दाब की तरफ हवाएं जो है बेसिकली बहने लगती है, विंड्स बहने लगती हैं, तो सर यहाँ पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर, वो लो प्रेशर की तरफ जो है विंड्स को खींचने लगता है, राइट। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है आपके पास में कि सर इस वॉकर साइकिल के डिस्टरबेंस होने के कारण जो ये ट्रेड विंड्स बह रही थी, जो ये मानसूनी पवने बेसिकली भारत में एंटर कर रही थी साउथ वेस्ट मानसून की, यह बेसिकली कम हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। इस कारण इसको एल नीनो की परिस्थिति कहा जाता है। और इस एल नीनो की परिस्थिति में क्या होता है कि सर दिसंबर माह के आसपास में ये सारी परिस्थिति कब होती है, क्रिसमस के आसपास में, दिसंबर 25 दिसंबर 30 दिसंबर के आसपास की बात है। तो वहां पे पेरुवियन जलधारा विस्थापित हो जाती है,
ठंडा पानी हट गया, गर्म पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, अब हवाएं उल्टी चलने लग जाती है। तो जो ट्रेड विंड, जो व्यापारिक पवनें कहीं न कहीं मॉनसून विंड्स बन करके इंडियन ओशन से मॉइस्चर उठा करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बारिश करवा रही थी, जो भारतीय हिंद महासागर से बेसिकली जो है जलवाष्प ग्रहण करके आपके भारत के ऊपर बारिश करा रही थी, वही व्यापारिक पवनें, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें कमजोर हो जाती है। और जब ये मानसून पवनें कमजोर हो जाती है तो क्या होगा, आपके पास में बारिश भी कम होगी। तो एल नीनो क्या करता है आपके पास में, यह एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5-10 साल बाद में बेसिकली जो प्रकट होता है। हर 5-10 साल बाद जो ठंडी पेरुवियन जलधारा इसको विस्थापित करके गर्म पानी यहां इकट्ठा हो जाएगा और यहां पे कई जगह पे सूखा पड़ेगा, कई जगह पे बारिश ही नहीं होगी, कई जगह पे बाढ़ की सिचुएशन से आ जाएगी और मौसम एक्सट्रीमिटीज पे चला जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एल नीनो। एल नीनो कहा जाता है। यहां महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं शामिल होती है पूर्वी प्रशांत महासागर में। ये पूरा पैसिफिक है, प्रशांत महासागर, इसका पूर्वी हिस्सा, ये पेरुवियन जलधारा के आसपास की बात कर रहे हैं। यहां पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री जलधारा के रूप में प्रकट हो जाता है पानी और इससे भारत के सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। जनरली जो हमारे पास में पेरुवियन जलधारा है ये कैसी है, कोल्ड करंट है आपके पास में, है ना। समुद्र में जो जलधारा होती है पेरुवियन जलधारा कोल्ड करंट होता है। पर अब इस कोल्ड करंट को बेसिकली जो है इक्वेटर का गर्म पानी रिप्लेस कर दे, है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तापमान में अंतर आते ही दाब में भी अंतर आ जाएगा, टेम्परेचर वेरिएशन होते ही प्रेशर में भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा जो कोल्ड करंट है वो हट गया, गर्म पानी यहां इकट्ठा हो गया और गर्म पानी के इकट्ठे होते ही बेसिकली जो है पूरा वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन था पवनों का, उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। उसके कारण ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनें कमजोर हो गई। ट्रेड विंड, व्यापारिक कमजोर पवनों के कमजोर होने के फलस्वरूप क्या हो गया आपके पास में, एल नीनो के समय जब यहां पे व्यापारिक पवनें, जो ये वॉकर साइकिल होता है पैसिफिक के अंदर, जो प्रशांत महासागर में जो वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, इसके प्रभावित होने के कारण यहां से बेसिकली जो है जो ट्रेड विंड्स भारत तक पहुंचनी थी आपके पास में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में, वह भी बेसिकली कमजोर हो जाती, राइट। तो जब जब एल नीनो ना होगा तब तब क्या होगा, भारत में बारिश कम होगी। इसका ठीक विपरीत क्या है, लानीना। लानीना क्या करता है सर आपके पास में एल नीनो का ठीक विपरीत। एल नीनो का मतलब होता है बेबी बॉय, है ना, और लानीना का होता है गर्ल, है ना, गर्ल। लानीना मींस गर्ल। तो लानीना में क्या होगा सर, परिस्थितियां जो है नॉर्मल होगी। नॉर्मल परिस्थितियों का क्या मतलब गुरुजी, कि सर यहाँ पे ठंडा पानी रहेगा, पेरुवियन जलधारा जो है कोल्ड करंट जो है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा, गर्म पानी इधर रहेगा, यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, हवाएं हाई से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। और इस परिस्थिति में क्या होगा कि सर ये जो ट्रेड विंड जो भारत की तरफ बह रही है, व्यापारिक पवनें, मानसून पवनें, दक्षिण पश्चिम पवनें, ये और स्ट्रांग हो जाती है, ये और भी प्रबल हो जाती है। और जब मानसून पवनें और प्रबल है और स्ट्रॉन्गर है, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ज्यादा बारिश होगी। तो सर एल नीनो के टाइम क्या होता है, बारिश कम, मानसून फेल, है ना, एवरेज औसत से भी कम बारिश होती है। जब कहते हैं ना कि सर मानसून जो है इस साल औसत से भी कम बारिश लेकर आया एल नीनो, और एक साल ऐसा आता है कि भाई बारिश होने लगी, राजस्थान में बाढ़ आ जाती है, उस परिस्थिति को क्या कहते हैं, लानीना कहते हैं। मतलब उस वक्त क्या हुआ कि सर जो नॉर्मल कंडीशंस हैं वो और भी ज्यादा प्रबल हो जाती है। जो ठंडी जलधारा जो या हाई प्रेशर है ये और प्रबल हो गया, यहाँ गर्म पानी इकट्ठा है, लो प्रेशर, यह और प्रबल हो गया। मतलब ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है कहीं न कहीं मॉनसून को और प्रबल कर देता है। तो एल नीनो सूखा, लानीना बाढ़ लेके आएगा। और ये दोनों चीजें क्या है आपके पास में, कभी आपके पास में लो प्रेशर इधर है तो कभी लो प्रेशर इधर है, कभी आपके पास में हाई प्रेशर इधर है तो कभी हाई प्रेशर इधर है। तो क्या हो रहा है, दाब जो है, दाब परिस्थितियां, प्रेशर कंडीशन ऑसिलेट कर रही है, दोलन कर रही है। भाई पुरानी फिल्मों में वो घड़ी देखिए, पेंडुलम सा लटका होता है उसमें, है, पेंडुलम सा लटका होता है, और उस पेंडुलम में बेसिकली क्या होता है, नीचे बेसिकली एक इस तरीके से घड़ी के नीचे बेसिकली बॉल सा ऐसे लटका होता है, वो गोल सा छल्ला, और वो बेसिकली क्या करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक उसी तरीके से बेसिकली यहां पे देखोगे तो कभी आपके पास में हाई प्रेशर यहां पे, कभी लो प्रेशर यहां पे। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि सर ये पैसिफिक ओशन में देखो ऑसिलेशन हो रहा है, दोलन हो रहा है, किस चीज का, कि सर प्रेशर कंडीशंस का, दाब परिस्थितियों का। कभी यहां पे उच्च दाब, कभी यहां पे निम्न दाब, कभी यहां पे लो प्रेशर यहां है, कभी यहां है। तो ये प्रेशर ऑसिलेट होता रहता है, ये दाब दोलन होता रहता है। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एनसो,
एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, है ना। एल नीनो तो समझ में आ गया आपको, ये एल नीनो इसको कहा जाता है आपके पास में। सदर्न ऑसिलेशन क्यों कहा आपने कि सर ये दक्षिणी, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर तो यहाँ पे आ गई लगभग, और यह दक्षिणी प्रशांत की बात कर रहा है, साउथ पैसिफिक की बात कर रहा है। ऑसिलेट क्या हो रहा है, दोलन क्या कर रहा है, दाब परिस्थितियां। तो एंसो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है, एल नीनो दक्षिणी दोलन जो है, अपने आप में ही एक बहुत ही जटिल महासागरीय और वायुमंडलीय तापमान और दाब परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण मानसून परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून भी प्रभावित होता है। आई होप इसका आपने बहुत ही अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एल नीनो के टाइम होगा क्या कि सर जो इक्वेटोरियल एरिया के आसपास में जो गर्म पानी इकट्ठा है, उष्ण समुद्री धारा है, वो बढ़ जाता है। जो अस्थायी रूप से पेरू जल, जो ठंडी जल धारा है, जिसको पेरुवियन जल धारा का दूसरा नाम हम्बोल्ट जल धारा भी है। क्या है पेरू के पास में जो ठंडी जल धारा है, उसका दूसरा नाम क्या है, एटलस में देखोगे तो हम्बोल्ट जल धारा है। तो उसको वो विस्थापित कर देता है। तो इक्वेटर का पानी, गर्म पानी जो है पेरुवियन जल धारा के पास में आ गया, तो यहाँ पे पेरू के तट का तापमान बढ़ गया, 10 डिग्री तापमान जो है वहां का बढ़ जाता है आपके पास में। इसके कारण क्या होगा कि वायुमंडलीय परिसंचरण, जो हवाएं पहले हाई से लो की तरफ जा रही थी, अब जो हाई प्रेशर इधर था वो बेसिक उधर था, वो इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है ना, पेरू से। सो पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ही बेसिकली पहले जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले बेसिकली एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो चल रहा, उधर था हाई, इधर है लो। अब बेसिकली क्या हो गया, उधर लो है, इधर हाई है, तो हवाएं जो है उल्टी चलने लग गई। तो समुद्री जल में कहीं कहीं वाष्पन जो है अनियमित हो गया। अच्छा सर, वाष्पीकरण जो है कहीं कहीं इवेपोरेशन अनियमित होगा, तो उससे क्या होगा, इस अनियमितता से भी कहीं न कहीं मानसून पे प्रभाव देखने को मिलेगा। प्लावक की मात्रा में कमी हो जाएगी। प्लावक, प्लैंकटन, मछलियों के लिए पानी, जैसे गायों के लिए बेसिकली क्या होती है, घास, है ना, ठीक वैसे जानवरों के लिए जैसे पेड़ पौधे और घास होते हैं जिनको खा करके वो फल फूल जाते हैं, ठीक वैसे ही बेसिकली सागरों में होता है प्लावक, जिनको प्लैंकटन कहते हैं, है ना, एल्गी होती है एक तरह की, ये समुद्र में बेसिकली रहती है। जब तापमान बढ़ जाएगा उस वक्त क्या होगा, ये फाइटोप्लैंक्टन मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये प्लावक की मात्रा कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि प्लावक पे जिंदा रहने वाली मछलियों की मात्रा भी कम जाएगी। तो जब जब एल नीनो होगा तब तब क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। फिर क्या होगा, वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाएगी। फिर क्या हो गया, समुद्र के अंदर जो वाष्पीकरण है उसमें अनियमितता देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, मछलियों की मात्रा कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लावक की मात्रा कम हो गई। क्यों, क्योंकि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मजा आया पढ़ के, यस, कॉन्फिडेंस आना चाहिए चीजों को समझ के। तो एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है, बालक ईसा, एल नीनो, ठीक है। इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसका नाम रख रखा है। लगभग दिसंबर क्रिसमस के मास के आसपास में आती है। तो ये धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास में देखने को मिलती है। पेरू जो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अमेरिका के देश है, उसके आसपास दिसंबर में गर्मी का महीना होता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के आसपास में क्रिसमस जो होता है उस वक्त गर्मियां होती है। जनरली हम लोग यूरोप में क्रिसमस देखते हैं तो वहां पे बर्फ बर्फ होते हैं, स्नोमैन्स लगाए हुए होते हैं घरों के बाहर। पर ऑस्ट्रेलिया और पेरू और ये बेसिकली जो दक्षिणी गोलार्ध में, वहां पे क्या होगा जी, क्रिसमस के टाइम गर्मी का सीजन होता है। तो मॉनसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है दोस्तों, ठीक है ना। 1990-91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखा मिला था। इस कारण देश में अधिकतर भागों में मॉनसून के आगमन में 5 से 12 दिनों तक देरी हो गई थी। वही कह रहा हूँ, ट्रेड विंड्स, जो व्यापारिक पवने, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, वो कमजोर हो जाती, वो पवने ही कमजोर हो जाती, देरी से पहुंचती है तो भी कम बारिश करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एल नीनो ला नीना क्लियर हुआ, कमेंट करके बताओ। और हमारे मौसम विज्ञानी बेसिकली जो भारत में ऋतुओं को बेसिकली किस प्रकार विभाजित करते हैं, यहाँ पे ऋतुओं के चक्र को बताने के लिए 4 ऋतुओं को बताया जाता है भारत में। एक तो है शीत ऋतु, दिसंबर जनवरी, ग्रीष्म ऋतु, जून जुलाई अगस्त, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून वाला टाइम आ गया आपके पास में, और एक लौटता हुआ मानसून आ गया आपके पास में, साउथ वेस्ट मानसून जब आ रहा है आपके पास में, और एक है आपके पास में नॉर्थ ईस्ट या फिर आपके पास में दक्षिण उत्तर पूर्व का लौटता हुआ मानसून। तो ये 4 मौसम बताए गए आपके पास में, ठीक है। बाकी की सब बेसिक सी चीजें हैं, इसके ऊपर कुछ ज्यादा इसमें इतना सोचने का नहीं है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का नहीं है। जितना मैंने बताया है मानसून के बारे में उतना आपको याद रखना है। बाकी मैंने इसमें नोट्स के रूप में भी दे रखा है। बाकी ये समरी नोट्स है जो मैंने पढ़ाया है, उसी का समरी नोट्स है, इसको आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। चलो, दैट्स इट। इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट सी चीज है, मॉनसून की ब्रांचेस के बारे में आपको
जानकारी लिखना कि जब जब भारत में मानसून एंटर करता है, मानसून जो भारत में एंटर करता है ना, तो वह 3 ब्रांचेस में एंटर करता है। सबसे पहली ब्रांच है जो कि पश्चिमी घाट क्षेत्र से एंटर करती है, ये है वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे जो मानसून ब्रांच एंटर करती है, यहाँ पे कई घाट होते हैं, कई पास होते हैं, उन पास के मध्य से बेसिकली जो है ये पवने दक्षिणी भारत में एंटर करती है। फिर अरब सागर मानसून की एक दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर के तट से टकराती है, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, तीसरा है आपके पास में अरब सागर के मानसून पवनों के बारे, हाँ, तो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। मानसून हवा की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप से कच्छ से टकराती है, ये वाली, यहाँ वाली, ठीक है ना। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई सर आपके पास में। तो ये 3 ब्रांचेस बेसिकली निकलती हैं आपके पास में, वेस्टर्न घाट वाली, मुंबई वाली और सौराष्ट्र गुजरात वाली, ठीक है ना। यहां से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में एंटर होता है दोस्तों आपके पास में, ठीक है ना। बस ये बेसिक सी चीजें हैं आपकी। और एक और आपके पास में जो है यहाँ पे कि सर बंगाल की खाड़ी की मानसून की पवनें जो हैं उसके बारे में याद रखना कि गंगा के मैदानों में जो बेसिकली जो हैं इलाकों के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पंजाब के मैदानों में कहीं की बंगाल की खाड़ी की जो ब्रांच है उससे बेसिकली जो है मानसून देखने को मिलता है। फिर हमारी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट ब्रांच भी है जो ब्रह्मपुत्र की घाटी में बेसिकली बारिश कराती है। इसका एक बेसिकली जो उपशाखा भी है मेघालय, जो गारो खासी की जैंतिया वाली एरिया में बारिश कराती है। और इस उपशाखा के कारण खासी पहाड़ियों के शिखर पर सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश यही होती है, मौसिन राम, चेरापूंजी। वो किस कारण होती है? बे ऑफ बंगाल की एक नॉर्थ ईस्ट ब्रांच होती है, जिसकी एक और सब ब्रांच होती है मेघालय ब्रांच, उसके कारण होती है सर आपके पास में। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और चीज जानना जरूरी है आपके पास में कि बंगाल की खाड़ी की जो आपके पास में जो पवने हैं वो तमिलनाडु तट के समानांतर कहीं न कहीं चलती है आपके पास में, समथिंग लाइक दैट। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, ये है बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। तो इसके अंदर जो बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून की पवने चल रही है वो तमिलनाडु यहाँ पे, तो तमिलनाडु तो इसके समानांतर आ गया ना, पैरेलल आ गया। और मैंने क्या कहा, जब पवने समानांतर चलेगी, कोई अवरोध नहीं है बीच में कोई, तो उसमें बारिश नहीं होगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से वर्षा छाया क्षेत्र में है, तो ये रेन शेडो जोन में होने के कारण यहाँ बारिश नहीं होती है, राइट। तो आपके पास में जून जुलाई अगस्त में होने वाली बारिश, तमिलनाडु को कहीं भी बेसिकली यहाँ पे बारिश नहीं होगी। तो तमिलनाडु में बारिश कब होती है? तमिलनाडु में बारिश होती है कि यह ITCZ जब इक्वेटर के साउथ में चली जाती है और भारत हमारा बेसिकली यहाँ है। अब यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जब ट्रेड विंड जो हैं इस ITCZ को फॉलो करने की कोशिश करती हैं, तो ये कहां जाने की कोशिश करेगी? दे विल फ्लो दिस वे। और जब वह यहाँ पे दक्षिण दिशा में बेसिकली बढ़ने की कोशिश करती हैं, तो वह बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठा करके यहाँ पे बंगाल पे सॉरी तमिलनाडु पे बारिश करेगी। तो यह बेसिकली आपके पास में क्या करेगी? जब ITCZ दक्षिण में आ जाएगा, इक्वेटर के नीचे आ जाएगा, महीना चल रहा है आपके पास में नवंबर दिसंबर का महीना, तो उस वक्त बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको? नॉर्थ ईस्ट से पवने आती हुई देखने को मिलेगी। उत्तर पूर्व की पवने बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठा करके तमिलनाडु पे वर्षा करेगी आपके पास में। ठीक है, याद रखेंगे। एक बार जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर है तब बेसिकली जो है जून जुलाई में साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिला। एक बार ITCZ इक्वेटर के नीचे देखने को मिली, तब उत्तर पूर्व से बेसिकली जो है मानसून आता हुआ दिखा, और वह यहां से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को, जलवाष्प को उठा करके इस एरिया में बारिश करेगा। तो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो कब होती है? नवंबर दिसंबर में। कारण क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून जो, इसलिए सर्दियों में बेसिकली भारत में एक दो जगह बारिश होती है। सर्दियों में एक तो तमिलनाडु में बारिश होती है, वो किसके कारण हुई? नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण। ठीक है, और यहां पे कुछ बारिश होगी सर आपके पास में, है ना, नॉर्थ वेस्ट में। तो जो आपके उत्तर के अंदर और उत्तर पश्चिम भारत में बारिशें होती हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं एक आपके पास में कारण देखने को मिलेगा, और वह कारण है आपके पास में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब दोस्तों इन चक्रवातों को बेसिकली जो है आपको जानना जरूरी है। क्या है इन चक्रवातों की परिस्थितियां? आइए उसको बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों आपके पास में। लेट अस अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑन दिस। देखिए आपके पास में क्या होता है, I'll just show it with a diagram कि सर ये तो है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना,
समथिंग लाइक दैट, है ना। अगर कुछ गलत बना हो तो माफी चाहूंगा, जस्ट अ स्केच। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है, आपके पास में यहां पे है पाकिस्तान, यहां पे है अफगानिस्तान, है ना, यहां पे है कैस्पियन सी, उसके ऊपर देखो कैस्पियन सागर, यहां पे है आपके पास में ब्लैक सी, उसके भी इधर देखोगे मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। इस एरिया में क्या बनता है दोस्तों, लो प्रेशर एरिया बनता है। क्या बनता है आपके पास में, लो प्रेशर साइक्लोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, निम्न दाब, तापमान यहां पे बढ़ जाता है पानी के ऊपर। अच्छा, लो प्रेशर बनता है आपके पास में, तब क्या होगा, जब जब लो प्रेशर बनता है और इधर से आने वाली एक पवन होती है जिसको बेसिकली कहा जाता है आपके पास में वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, है ना। तो ये वेस्टर्लीज क्या करती है, इन निम्न दाब वाले जो, अच्छा ये निम्न दाब वाली चीजें भी बेसिकली कोई छोटी मोटी चीजें नहीं, दीज आर साइक्लोन्स, दीज आर साइक्लोन्स। और ये जो निम्न दाब के जो ये साइक्लोन्स होते हैं, इन साइक्लोन्स को बेसिकली क्या करती है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में धकेल देती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में धकेल देती है। तो लगभग आपके पास में मित्रों समय रहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, है ना। और इस वक्त बेसिकली क्या होता है कि यहां पे सर टेम्परेचर बढ़ जाता है भूमध्य सागर पे, काला सागर पे, कैस्पियन सागर पे। और ये जो पछुआ पवनें आ रही हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बेसिकली निम्न दाब को बेसिकली धकेल लेती है। ये लो प्रेशर साइक्लोन्स जो हैं, यह कहीं न कहीं एक तरीके से आंधी की तरह, तूफान की तरह, स्टॉर्म्स की तरह इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे, भारतीय उपमहाद्वीप पे आते हैं। और यहां पे आकर के एक तरीके से इनको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ या फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस। मतलब हमारा सर्दियों में जनरली मामला जो है शांत रहता है, एटमॉस्फेयर, कोई ज्यादा तेज पवनें नहीं चलती, कोई ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं, शांत व्यवस्था है। पर सर यह जो साइक्लोन्स है, यह लो प्रेशर जो आपके पास में निम्न दाब अवसाद वाले क्षेत्र हैं, इनको बेसिकली वेस्टर्नली पवनें जो हैं इधर धकेल देती हैं और यह यहां पे भी बेसिकली साइक्लोनिक सिचुएशंस पैदा करते हैं। यहां पे बेसिकली ये रेनफॉल, है ना, हाई स्पीड विंड्स, है ना, स्टॉर्म्स पैदा करेंगे। यहां पे बारिश होगी, यहां पे तेज पवनें चलेगी, यहां पे अचानक से बेसिकली आपको गर्जनाएं देखने को मिलेगी, बारिशें वगैरह देखने को मिलेगी, कड़ाके के साथ में अचानक से बारिश। मतलब आपने 3 घंटे पहले देखा मौसम शांत था, 3 घंटे में तेज हवाएं, गरजनाएं, बिजलियां चमक रही हैं और हाथों हाथ बारिश होना शुरू, जिसको हम बेसिकली हिंदी में मावट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट भी कहते हैं। सर्दी जो बेसिकली सर्दियों में बारिश होती है, विंटर रेन्स होती हैं, वो बेसिकली यहां पे किसके कारण हो रही है, यहां पे हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और सर इस एरिया में क्यों हो रही है आपके पास में, इस एरिया में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून, क्या है आपके पास में, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का रिट्रीटिंग मॉनसून जो है, उसके कारण कहीं न कहीं ये वर्षा हो रही है। तो सर्दियों में भारत में 2 कारण वर्षा होती है, एक दक्षिण में तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मॉनसून या लौटते हुए मॉनसून या उत्तर पूर्व की मॉनसून के कारण होता है, जो कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को, जलवाष्प को ग्रहण करती हैं ये हवाएं और कहीं न कहीं तमिलनाडु पे तट पे वर्षा करती है। तत्पश्चात मैं बात करूं आपके पास में उत्तर वाले रीजन में, इफ वी टॉक ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो बारिश होती है उत्तर और उत्तर पश्चिम वाले रीजन में, वह बारिश क्यों हो रही है, भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर पे बने जो निम्न दाब क्षेत्र हैं, जो कहीं न कहीं साइक्लोन्स का फॉर्मेट ले लेते हैं और इन्हीं कहीं न कहीं टेम्परेट साइक्लोन्स जो बेसिकली शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन्स है, ये भारत में धकेल दिए जाते हैं। पुश्ड बाय इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कौन धकेलता है, पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। और यह नवंबर, दिसंबर, जनवरी के माह में भारत में बारिश करते हैं। इस बारिश के कारण, सर्दियों की बारिश के कारण से कौन सी फसल आती है आपके पास में, इसके कारण आती है रबी की फसल, है ना, रबी क्रॉप। रबी की क्रॉप जो है, रबी की फसल जो है, वह सर्दियों की विंटर रेन पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है, राइट। तो कुछ चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई सर आपको। तो इसको टेम्परेट साइक्लोन्स कह दो आप लोग, इसको बेसिकली आप लोग पश्चिम विक्षोभ कह दो, इसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस कह दो, है ना, राबी की विंटर रेन्स कह दो, एक ही बात है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में लौटते हुए मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, और यहां पे साइक्लोनिक सिचुएशन जिसको पश्चिम विक्षोभ कहा। ओके गुरुजी, समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस है मेरे, सॉल्व करो। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा का कारण क्या होता है, झाड़ा मतलब सर्दी। तो सर सर्दियों में बेसिकली तमिलनाडु में बारिश की होगी,
क्या आंसर है ए बी सी डी, कमेंट करके बताना। आज कमेंट जरूर करो। आप लोग एक तो कमेंट नहीं कर रहे हो और वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, कारण क्या भैया बताओ। कमेंट करा करो, पूरा वीडियो को देखा करो और अपना फीडबैक भी दिया करो। इससे बेसिकली हमें और वीडियो जल्दी से, फिर धीरे धीरे हम वीक में 1 2 3 वीडियो भी पोस्ट करेंगे। ये सब आपके उत्साह पे, आपके कहीं न कहीं यहाँ पे जो है सहयोग से, आपके पार्टिसिपेशन से पता चलेगा कि सर स्टूडेंट्स कितने सिंसियरली कंटेंट को वेट कर रहे हैं, है ना। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा होती है? कितना एरिया है इंडिया का ज्योग्राफिकल जहां पे 75 सेंटीमीटर से भी बेसिकली जो है कम वार्षिक वर्षा होती है सर? दक्षिणी भारत में कौन सा तथ्य ठीक है? दैनिक तापांतर कम है, वार्षिक तापांतर कम है, ताप सारा वर्ष ऊंचा रहता है, जलवायु में विषम परिस्थितियां पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे सर। जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हमें पता है कि सर यहाँ पे लैंड ब्रिज, सी ब्रिज वाला कंसेप्ट होगा और यहाँ पे विषम परिस्थितियां तो नहीं होगी। तापमान जो है आपके पास में सारा वर्ष तो ऊंचा नहीं रहेगा। वार्षिक या दैनिक तापांतर की बात है, आप कमेंट करके बताइएगा। अब सूर्य जो है आपके पास में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो क्या होगा? तो यह हमारा पृथ्वी, ये हमारा इक्वेटर, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। अगर सूर्य जो है सीधा बेसिकली 90 डिग्री एंगल के ऊपर कहां पे है? मकर रेखा पे, तो क्या होगा आपके पास में? उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में तापमान वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उत्तर पश्चिम भारत में झुलसा देने वाली लू चलती है। देखिए, जब यहां पे बेसिकली गर्मी पड़ रही है तो यहां सर्दी पड़ रही है, तो लू तो चल नहीं सकती सर आपके पास में। क्या लू चल सकती है? लू कब चलेगी? जब यहाँ पे सूर्य बेसिकली जो है कर्क रेखा पे हो, ना कि मकर रेखा पे हो। पहली पॉइंटर तो ये हो गया, तो डी तो आपका हो नहीं सकता। अब भारत के भी बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं गुरुदेव, यह कि सर जो ये आपका इंडिया है इसकी बात कर, इंडिया के भी ये वाले उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन की बात कर रहे हैं। मतलब आपके कर्क रेखा के भी ऊपर की बात कर रहे हैं, टेम्परेट रीजन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, कि तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब होगा, तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब होगा। आपके पास में क्या होगा सर आपके पास में? सर हमें पता है कि सर इस रीजन में सर सर्दी है, यहां पे अगर गर्मी है तो यहां सर्दी है। अच्छा, सर्दी में क्या होता है? टेम्परेचर लो होता है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो क्या है? प्रेशर हाई होता है। इसका क्या मतलब हो गया? हाई प्रेशर सिचुएशन होगा सर आपके पास में। तो तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। यह संभावित है सर आपके पास में, यह संभावित है। आप कमेंट करके बताना कि आपका दिमाग क्या काम कर रहा है इस पे, आपका दिमाग क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऋतुओं के बारे में पता होना चाहिए आपको, सॉलिस्टिसेस के बारे में पता होना चाहिए, तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और बता दूं ये प्रश्न सीधे यूपीएससी में पूछे जाते हैं तुम्हारे, ये सीधे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, राइट। ऐसे ही और प्रश्नों को जानकारी लेने के लिए आप मेरी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जो कि इस टेलीग्राम हैंडल पे लाइव होती हैं, जहां पे मैं गत वर्ष के सारे प्रश्न पत्रों को आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं इसी टेलीग्राम हैंडल पे। 11,000 ही नहीं, अभी तो लेटेस्ट अपडेट मैंने मॉर्निंग में चेक किया, 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो डेली तौर पे द हिंदू की एनालिसिस, एनसीईआरटी की जिस्ट हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को सॉल्यूशन हो, वो सारा इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सो ज्वाइन इट, राइट, लाइव अवे। ठीक है दोस्तों, पीवाईक्यू खल्लास सीरीज हमने शुरू किया है, जो हर रोज शाम को कितने बजे हो रहा है? 6:30 बजे हो रहा है, और इसी टेलीग्राम चैनल पे हो रहा है। टेलीग्राम चैनल का नाम पता है आपको? जगदीश जांगिड़ सर पीडब्ल्यू। इसी टेलीग्राम चैनल पे इसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भूलना मत। और हर रोज यहाँ पे द हिंदू होता है, आपके पास में पीवाईक्यू सीरीज है, गत वर्ष के प्रश्न पत्र आपको हिंदी इंग्लिश में 30 सेकंड में कैसे आंसर को सॉल्व करना है वो सिखाया जाता है। तो प्रीलिम्स सर पे है, उससे पहले ही बेसिकली सारी चीजें कंप्लीट करो। और कुछ स्टूडेंट्स बेसिकली मेरे को एक और डाउट पूछते हैं कि गुरुवर, हम बेसिकली जो हैं 10वीं 11वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, हम 2022 अभी 23 नहीं 24 25 26 में परीक्षा देने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तो 3 आवश्यकताएं हैं, मेरे तो इस स्वर्णिम त्रिभुज में 3 ही बेसिकली मैंने कौन बताए हैं। पहला है आपका एनसीईआरटी, फर्क नहीं पड़ रहा तुम 10वीं में हो या एमए कर रखा है या इस साल मेंस लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनसीईआरटी जरूर करो, पीवाईक्यूज जरूर करो, इससे तुम्हें सिलेबस समझ में आएगा। अच्छा, सिलेबस में जहां पे माउंटेन्स दे रखा है तो क्या प्रश्न है, सिलेबस में जहां मैपिंग दे रखा है तो क्या प्रश्न है, सिलेबस में जहां हिस्ट्री दे रखा है तो क्या प्रश्न आ रहा है, सिलेबस में रिवर्स है तो क्या प्रश्न आ रहा है, सिलेबस में मिनरल्स है तो क्या प्रश्न आ रहा है उस पर, ठीक है ना। इसके अलावा हर रोज का डेली न्यूज एनालिसिस जरूर करो। ये तीनों ही चीजों पे बेसिकली मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से मदद करता हूं, और तीनों ही बेसिकली मेरे टेलीग्राम हैंडल पे आपको इससे रिलेटेड कंटेंट और पीडीएफ
पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस टेलीग्राम हैंडल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू। विद दिस बीइंग सेड, जब आपने इस क्लास को सुना है लगभग 1-1.5 घंटे तक, अब मुझे आप एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये क्लास कैसी लगी। आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जैसे सारी फैकल्टीज जो मेहनत करते हैं, एक अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं, और उस कंटेंट को पूरी तन्मयता और आत्मीयता से जब डिलीवर किया जाता है, तो हम एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चा उसे शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से पढ़े, और पढ़ने के बाद में अपना कहीं न कहीं एक फीडबैक जरूर दे कि गुरुवर हम इससे ये सीखे हैं और हमारी तैयारी में यह कहीं न कहीं जो है सही दिशा में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो जरूर बताएं। आपका जेन्युइन फीडबैक जरूर दीजिएगा। विद दिस बीइंग सेड, आज की क्लास को यहीं कल्मिनेट करते हैं दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद एंड सर्वदा शक्तिशाली। गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, जय हिंद।